बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और मौसम को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि अभी सुबह जब मैं और हमजा हम लोग डिस्कशन यही कर रहे थे, सुबह आ रहे थे तो थोड़ा सा हम लेट भी बल्कि उस तरह से हम पहुँचे, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी, इतनी बारिश ज़्यादा थी, लेकिन मौसम बहुत कमाल का था। भर बारिश होती रही है और आप वो जो ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं ना, बारिश के कतरे गिर रहे होते हैं, तो वो आवाज़ आपके कानों में पड़ रही होती है। सोए भी आप उठते हैं तो आपको पता लगता है कि अच्छा ये बारिश के कतरे, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, जब वो आवाज़ कतरों की बारिश की गिरने की पड़ रही होती है ना, कानों में जा रही होती है, तो आपको और सुकून मिलता है और आप पुरसुकून होकर सोने की कोशिश करते हैं कि हम और सुकून से सो जाए। और वो बारिश हो रही थी, मुसलसल बारिश हो रही थी, फिर ऐसे मौसम में अक्सर उठने का दिल भी नहीं कर रहा होता, इस वजह से एक आप लेट हो जाते हैं। दूसरा फिर रास्ते में आप कोशिश करते हैं कि आप थोड़ा सा आहिस्ता चलाएं, क्योंकि रोड जो है वो स्लिपरी होते हैं। तो आप गाड़ी पे हैं, बाइक में, जो भी अल्लाह ने आपको सवारी दी हुई है, जिस पर भी आप हैं, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि आप आराम से और आहिस्ता आहिस्ता जो है चला रहे हैं। अच्छा, इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप अपने जिस तरह से अब तो मतलब ये होता है ना कि जैसे 8 o'clock से या 9 o'clock से अगर आपका ऑफिस टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें यह है कि आप थोड़ा टाइम से पहले निकल जाएँ, और क्योंकि रास्ता इस तरह से स्लिपरी होता है, स्लिपरी रोड्स होती हैं, बारिश भी हो रही होती है, तो उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता से ड्राइव करके, ताकि टाइमली पहुँच भी जाएँ, लेट भी ना हो फिर अपने ऑफिस से। बिल्कुल ऐसे ही आज जी आप पकौड़े खा सकते हैं, आज आप समोसे खा सकते हैं। वैसे तो हमें तली हुई चीज़ें, ये सब कुछ हम आपको बताते रहते हैं कि नुकसान नहीं, लेकिन कभी कभी तो वही चलता है मौसम के साथ, तो फिर ये चीज़ खानी चाहिए। मैं भी इकरा से कहूँगा कि अगर मुझे प्रोग्राम के बाद ये पकौड़े खिला दें तो क्या बात। चलें ठीक है, हम इस बारे में भी सोचेंगे, लेकिन यह है कि वीकेंड भी है हमजा, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप तमाम जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये बड़ी अच्छी बात होगी, बड़ी खुशी की बात भी होगी कि मौसम अच्छे, इसको इंजॉय करें, वीकेंड को इंजॉय करें और भरपूर अपनी जो टाइम है ना अपनी फैमिली को दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फैमिली टाइम होना लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी होता है, प्रायोरिटी यही है। फैमिली ही होनी चाहिए आपके लिए, सब रिश्ते होने चाहिए अपने। काम तो हम सब करते ही रहते हैं और काम करना भी चाहिए, लेकिन ऐसा मौसम जब आप हो तो कॉफ़ी का कप हो, साथ फैमिली हो, पकौड़े शकुड़े अगर आप। कॉफ़ी के फ़वाइद भी हमने कल आपको बताए थे, उसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर इतने एक्सेसिव नहीं उसको यूज़ करना, लेकिन जितना भी उसको अगर आप इतने अच्छे मौसम में 1 से 2 कप पी लें तो वो बड़ा फ़ायदेमंद भी होगा और आप भरपूर इंजॉय भी करेंगे मौसम को। सबसे ज़्यादा अच्छी बात यही कि प्रायोरिटी पे फैमिली। बारिश की वजह से हमारे स्टूडियो का जो मौसम है वो भी बड़ा अच्छा है, हमारी बातों से भी लग रहा होगा, तो अभी आप इंजॉय ज़रूर कीजिए साथ साथ। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ही बात करेंगे, जिन्होंने एक जो है पॉलिसी जो है उस हवाले से बड़ा इंकशाफ किया है। तो टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ ग्रुप से मुज़ाकरात हो रहे हैं। बिल्कुल हमजा, और इसके अलावा उन्होंने कलअदम TTP उन्होंने कहा कि हथियार डाल दे तो माफ़ भी कर देंगे। उन्होंने कहा कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के चंद ग्रुप से राब्ते में है, अफगान तालिबान मुज़ाकरात में मसलहतकार हैं और कलअदम TTP को गैर मुसल्लह करने के लिए मुज़ाकरात हुए हैं। कलअदम TTP के कुछ गिरोह जो हैं वो अमन और सुलह के लिए बात करना चाहते हैं। बाज़ तालिबान अमन मुज़ाकरात के लिए रजामंद है। बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद ये भी कहा इंटरव्यू में कि वो मसाइल के फ़ौजी हल पर यकीन नहीं रखते। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, पहले वो दिखा देते हैं आपको। I think the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. The talks are taking place in Afghanistan, and then we forgive them and they become normal citizens. वज़ीर आज़म साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसका एक हिस्सा आपने सुना है। ऐसी ही कुछ बात सदर मुमलिकत ने भी कुछ रोज़ पहले कही थी, उस पर भी बातचीत हो रही थी। हम बात करेंगे इस पॉलिसी के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़िया कार लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत की है, रियासत की ये नई पॉलिसी है, आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पॉलिसी हुकूमत को खुद अकेले नहीं बनानी चाहिए, इसके लिए पार्लियामेंट के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मिसाल के तौर पे हमारे अपने लोगों के जज्बात, जिनके प्यारे मारे गए, वो हो सकता है कि उठ खड़े हों, वो कहें जी कि हमने तो आपसे इंसाफ मांगा था
अच्छा इंसाफ दिया आपने, आप उठ के तो मुजरिमों को माफ करना शुरू हो गए। आप कौन होते हैं माफ करने वाले? फिर ये कि इस बात की भी कोई जमानत नहीं कि ये लोग माफी लेके फिर दोबारा ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनके तो बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसी से राब्ते थे, पैसा मिलता था। यहाँ पैसा ना मिला, उनसे पैसे मांगे, वो कहेंगे दोबारा काम करें, फिर पैसे ले लें, तो फिर मसला आ सकता है। इसकी जमानत क्या है? फिर ये कि कई ग्रुप हैं, वो भी आपके पास, फिर उनको भी ढूंढना पड़ेगा। इसमें लश्कर जंगवी है, ये दाइश वाले हैं, जुंदुल्ला है, पंजाबी तालिबान हैं। फिर आप सबको ढूंढें और उनके साथ बातचीत फिर करें अलग-अलग। तो ये भी एक मसला है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर आप ये काम नहीं करते तो फिर जंग जारी है, जंग जारी रहेगी। और कल को खुदा न खास्ता कोई वाकया हो जाता है बड़ा, जैसे APS का हुआ था या कोई और इसी किस्म का, तो उस पे लोग कह सकते हैं कि जनाब अच्छा मौका था, बातचीत हो रही थी, आपने क्यों नहीं की। और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर जंग जारी रहे और आप दहशतगर्दों को पकड़ें, कैद करें, तो पाकिस्तान में सजा का निज़ाम तो ख़त्म हो चुका है। उस ज़माने में आपने मिलिट्री कोर्ट्स बनाए थे, मिलिट्री कोर्ट्स की वजह से कुछ सजाएं मिलती थी, लेकिन वो सजाएं भी सिविल कोर्ट में अपील में छूट जाती रहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने सैकड़ों के हिसाब से लोग छोड़ दिए, जो कि किसी को सजाए मौत थी, किसी को उम्र कैद थी, वो छोड़ दिए इन्होंने। नतीजा ये कि वो जाके फिर दहशतगर्दी करनी शुरू हो गए। तो दोनों तरफ मसाइल हैं। इसमें जरूरत है कि एक कौमी सतह पे इत्तफाक राय होना चाहिए, और वो होगा पार्लियामेंट के जरिए। सही है। अच्छा। और फिर मुज़ाकरात भी पार्लियामेंट की कमेटी को करने चाहिए, बजाय इसके कि हुकूमत करे, क्योंकि वो मुज़ाकरात और वो शराइत जो तय करनी है वो एक इत्तफाक राय से तय हो, ताकि पूरी कौम उसके पीछे खड़ी। ठीक है, ठीक। तो ये बड़ा एक टेढ़ा सा मसला है। इस पे हुकूमत को खुद ब खुद ये करतब नहीं करना चाहिए था। मेरे ख्याल के मुताबिक इस इशू को पार्लियामेंट में ले जाए। ठीक। अच्छा जनरल साहब, अगर हम माजी की बात करें तो माजी में भी कल अदम TTP की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ आपके भी सामने, सबके सामने, अवाम में इस हवाले से शदीद गम और गुस्सा भी पाया जाता है। आप नहीं समझते अगर कुछ ग्रुप्स के दरमियान मुज़ाकरात हो भी रहे थे तो मुनासिब नहीं था कि ये मामलात पसे पर्दा चलते? जब कामयाबी होती तो उस सूरत में अवाम को भी एतमाद में ले लिया जाता। नहीं, कामयाबी तो मिसाल के तौर पे मैंने यही कहा कि हम अगर ये चाहते हैं कि वो हथियार फेंक दें और अमन का साथ दें, पाकिस्तान का आइन माने, वापस आ जाएं, तो उसमें वही मसला ना कि फिर अवाम तो जिनके मारे गए लोग वो तो नहीं बख्शेंगे। वो तो हो सकता है कि इसके ऊपर, और मैंने देखा है बात चैनल पे बातचीत हुई, APS के जो अफेक्टेड लोग हैं वो बड़े जज्बाती हो जाते हैं। वो कहते हैं ये कौन होते हैं माफ करने वाले किसी को। तो वो खुफिया बात हो या कुछ भी हो, आखिर में आके आपको अवाम के जज्बात का ख्याल करना होगा, और उसके लिए जरूरी है कि आप एक कौमी इत्तफाक राय से काम करें। और कौमी इत्तफाक राय जो है वो जो भी बने वो पार्लियामेंट में बनना चाहिए। पार्लियामेंट में सारी पार्टीज को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, और वो बहस करके फैसला करें कि आगे क्या करना है, आपने किन शराइत पे बातचीत करनी है। और अगर बातचीत होनी है, जो भी आपके बातचीत के नतीजे में शराइत तय हो, माहिदा तय हो, वो पार्लियामेंट अप्रूव करे, पार्लियामेंट्री कमेटी बात करे। ये रास्ता इख्तियार करना चाहिए, बजाय इसके कि हुकूमत खुद ब खुद ये मामला तय करे। इससे बड़े सारे मसाइल पैदा होते हैं। ज़रा आलमी मंजरनामे पर भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अमेरिकी कांग्रेस में जो पेश किया गया है बिल का मुसव्वदा है, उसके मुताबिक अगले 6 माह में रिपोर्ट तैयार की जाए कि जिसमें जायज़ा लिया जाए बशमूल पाकिस्तानी हुकूमत के जी किन स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स ने अफ़गानिस्तान में गलबे के लिए तालिबान की मदद की है। अब आप देख नहीं रहे कि पहले हम देखते रहे कि अमेरिका पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनका एतराफ़ भी करता रहा, लेकिन अब मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो रहा है। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो पाकिस्तान पर पाबंदियाँ भी लग सकती हैं, या आपको लगता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को? देखिए, मसला ये हुआ है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को बेपनाह जिल्लत उठानी पड़ी है, और अब उनके अपने इत्तेहादी भी उनके बारे में शकूक व शुबहात रखते हैं। इसमें यूरोपियन यूनियन है या फ्रांस है, जर्मनी है। ये मुल्क उनसे खुश नहीं है। वो समझते हैं कि अमेरिका ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की और शिकस्त। अब इन हालात में वो अपनी इज्जत बचाने के लिए दाएं बाएं मलबा तो फेंकेंगे लोगों पे, वो होगा। लेकिन ये है कि इन सारी चीज़ों का जवाब देने के लिए पाकिस्तान को भी अपनी हिकमत अमली तय करनी चाहिए। और वो मैं फिर कहूँगा कि ये भी हिकमत अमली इत्तफाक राय से पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से जो पैगाम जाएगा एक मुत्तफिक का, वो पूरी कौम की आवाज़ होगी और दुनिया में सुनी जाएगी।
सही। अगर कोई अकेला या हुकूमत के कोई बंदे बात करेंगे तो वो नहीं, उनको फिर बाद में मुश्किलात होंगी, क्योंकि वो मुल्क के मफादात किस तरह देखभाल करेंगे, तो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। तो इस वजह से मेरा ख्याल ये है कि इसमें अमेरिका को पहली बात हमें उसको बताना होगा कि दोगलापन अमेरिका ने शुरू किया, हमने दोगला नहीं किया, हम तो साथ देते रहे। हम तो अमेरिका को कहते थे शुरू दिन से, 2010 से कह रहे थे कि जी बातचीत करें, मुज़ाकरात ही हल है। लेकिन अमेरिका ने सारा फायदा हमसे उठाया, इंटेलिजेंस नुकसान हमारा हुआ, तबाह हम हुए, और वहां पे जाके भारत बैठा दिया अफगानिस्तान में जो इनका इत्तेहादी था। नतीजा ये कि इनके नाक के नीचे वो हमें हमारे खिलाफ इतनी कार्रवाइयां करता रहा, इतना कुछ उन्होंने किया। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका का दोगलापन था कि एक तरफ हमें इत्तेहादी कहता है, दूसरी तरफ हमें मरवा रहा है उनसे, भारत से। फिर इसी तरह आप देखिए कि जंग जितनी भी हुई, अमेरिका अपने तौर पे लड़ता रहा, और जब वक्त आया तो मुआहदा भी अपने तौर पे किया, खुद हमारी मिन्नत की, हमें कहा जी उनसे बातचीत करवा दें, बातचीत करवाई, फिर मुआहदा करके तो वहां से भागे, निकलने का फैसला किया। ये हमने फैसले किए। और जो अफगान फौज जिसको इन्होंने इतनी मेहनत से तैयार किया था, जब वो लड़ी नहीं, हथियार फेंक गई, तो हमने कहा था अफगान फौज को जाके कि जनाब आप लड़ाई नहीं करें। अगर हम देखें, तो अगर हम अमेरिका करने कि अमेरिका जल्दबाजी में अफगानिस्तान से इनखला के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जिम्मेदार भी पाकिस्तान को ही ठहरा रहा है, और अगर ऐसे में हम कल अदम TTP से मुज़ाकरात करें और उसमें तालिबान की सालिसी हो, आप नहीं समझते कि मजीद परेशानी का बायस बन सकती है चीजें? नहीं, वो तालिबान ने तो इन एनी केस अमेरिका के साथ जो मुआहदा किया था उसमें गारंटी दी थी कि उनकी सरजमीन अभी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी किसी के खिलाफ। तो हकीकतन तो ये तालिबान की जिम्मेदारी है, अफगान तालिबान की, कि वो मुज़ाकरात करें या जो भी करें, वो उनको TTP को वार्न कर दें कि जनाब अब आप अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं कर सकते। उन्होंने ये काम करने की बजाय आपको कहा कि जनाब हमने अफगानिस्तान में सबको माफी दी, आप भी दे दें, तो मुज़ाकरात इस तरह करने पड़े। वरना तो वो जो उन्होंने गारंटी दी हुई है तालिबान ने अमेरिका को दोहा माहिदा में, वो पूरी दुनिया के लिए कि अब उनकी सरजमीन से किसी के खिलाफ दहशतगर्दी नहीं हो। तो हकीकतन तो तालिबान की जिम्मेदारी है कि वो ठीक है। साहब बहुत शुक्रिया। सफीर पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। अभी हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, आज दुनिया भर में अदम तशद्दुद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बिल्कुल, जिसका मकसद दुनिया में अदम तशद्दुद के रवैये को फ़रोग देना है ताकि आलमी मसाइल और तनाज़ात को बाहमी बातचीत से हल किया जा सके। लेकिन हमजा यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि ये दिन भारत के सियासी रहनुमा महात्मा गांधी का यौम पैदाइश भी, और भारत ने ही 2 अक्टूबर को अदम तशद्दुद का दिन मनाने की तजवीज़ पेश की थी। मगर हो क्या रहा है? हाँ जी, अक़वाम मुत्तहिदा ये भूल चुका है कि जिस गांधी के नाम पर दुनिया में अदम तशद्दुद का दिन मनाया जाता है, उसी का नाम लेवा भारत कश्मीरियों को गुज़श्ता कई बरसों से महकूम बनाए हुए है। और अदम तशद्दुद की बात कर रहे हैं, जो मुसलमानों के साथ भारत के अंदर हो रहा है वो भी शायद किसी को नज़र नहीं आ रहा होता, उस पर भी आंखें बंद कर ली जाती हैं। सिर्फ मुसलमानों को नहीं, भारत के अंदर आप देख लें तो जात-पात का कितना मसला है वहाँ पर। हाँ, तमाम माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक रवा रखा जाता है वो सबके सामने है, सबके सामने ही है। वो तो मतलब जितनी भी वो जात-पात का जहाँ जितना ज़्यादा भारत में है, वो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे और किसी हर जगह रिपोर्ट भी होते हैं, उसके बावजूद उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती। कश्मीर में अगर बात की जाए तो भारत ने लर्जा देने वाले तशद्दुद को रवा रखा हुआ है, और भारत मकबूजा कश्मीर में बदतरीन रियासती तशद्दुद कर रहा है, जिन्हें वो अपना अटूट अंग करार देता है। हाँ जी, और ये मतलब कि बड़ा जोम से ये बात वो कर रहा होता है। भारत कश्मीरियों के खिलाफ रिवायती असलहे के साथ पैलेट गन का भी बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सैकड़ों कश्मीरी अपनी आंखों की रोशनी से महरूम हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद भारत में मजहबी इंतहा पसंदी में इतना इजाफा हुआ है, इसको हम रिपोर्ट भी करते रहते हैं। इवन अब तो भारतीय मूवीज़ के अंदर इतना ज़्यादा जिक्र हो रहा होता है, लेकिन हम अक़वाम आलम की बात करें, मुहज़्ज़ब अक़वाम की बात करें तो वो खामोशी, बिल्कुल खामोश हमें दिखाई देती हैं। ख़ास तौर पर कश्मीर का मामला हो या फ़लस्तीन का मामला हो, अदम तशद्दुद के आलमी दिन पर पूरी दुनिया में सेमिनार्स और वॉक का इनकाद तो किया जाता है। ताहम अगर आज के दिन मसला कश्मीर और फ़लस्तीन अक़वाम आलम के एजेंडे पर नहीं, तो फिर इस दिन को मनाने का कोई जवाज़ बाकी नहीं रहा जाता कि मतलब ये क्या कर रहे हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मलिक की अहलिया मशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मशाल साहिबा। आज दुनिया भर में अदम तशद्दुद का दिन मनाया जा रहा है, लेकिन क्या ये दुरुस्त नहीं है कि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारे तभी तशद्दुद पर आवाज़ उठाते हैं जब ताकतवर ममालिक के शहरियों पर तशद्दुद हो रहा होता है, लेकिन जब बात हो कश्मीर की, फ़लस्तीन की, उनकी फरियाद ही कोई नहीं सुन रहा होता?
नेशनल डेज़ होते हैं, चाहे अदम तशद्दुद का दिन हो, चाहे इंटरनेशनल पीस डे हो, ह्यूमन राइट्स के डेज़ जितने भी होते हैं, इंसानियत के लिए ये डेज़ रिमेंबर करने के लिए होते हैं, विमेन इश्यूज़ के ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर जो जुल्म होता है दुनिया के अंदर। मगर ख़ास तौर पे जो वॉर टॉर्न एरियाज़ हैं, जिसमें पैलेस्टाइन है, जिसमें कश्मीर है, जो मोस्ट वनरेबल जोन्स इन द वर्ल्ड है, जहाँ पे कोई डिफेंस मैकेनिज़्म ही नहीं है, ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं वो उनके ऊपर फुल चढ़ाई उन्होंने की हुई है, हर तरह का ग्रॉस अब्यूज़ हो रहा है ह्यूमन राइट्स का वहाँ पे, और कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई चेक नहीं है, और इम्यूनिटी है ऑक्यूपेशनल फोर्सेस की। तो ऐसे दिनों को मनाना का मकसद यही होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा वो तबका दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा मज़लूम है और मजबूर है और जिनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा दबाई गई है, तो अदम तशद्दुद के हवाले से उनके लिए एक्शन लेना चाहिए कि जो उनके ऊपर अप्रेसर्स हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, जो तशद्दुद कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी हो, उनकी पनिशमेंट हो, उनकी प्रोसिक्यूशन हो। तो तभी इन डेज़ का मीनिंग जो है उसके अंदर उसके अंदर एक वज़न आता है रिमेंबर करने का, क्योंकि सिर्फ याद नहीं है बल्कि दिन ब दिन दुनिया के साथ, वक्त के चलने के साथ और भी ज़्यादा जुल्म बढ़ता जाता है, हर बढ़ते दिन, हर बढ़ते लम्हे के साथ। तो इसको रोकने के लिए ये दिन होते हैं और याद करने के लिए। आप जदीद दुनिया का जिक्र कर रही हैं, आज की जदीद दुनिया में अदम तशद्दुद के तसव्वुर को आम कैसे किया जा सकता है ताकि कहीं पर भी किसी गरीब मुल्क के साथ में भी अगर मसला हो रहा हो, जब कहीं पर भी तशद्दुद हो रहा हो तो सब यकजुबान होकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ना कि सिर्फ जब हम देखें कि बड़ी ताकतों में कोई प्रॉब्लम आ जाए, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम चल रहा हो तो फिर उस पर ही सिर्फ आवाज़ उठाई जाए। पूरी दुनिया इस वक्त डिवाइडेड है, काफ़ी डेकेड से अगर देख लें डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर है, एक यूनिपोलर वर्ल्ड से लेकर अब हम एक बाईपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, एक मल्टीपोलर जोन की तरफ, और अभी एक नॉन पोलर जोन है जब डिफरेंट ब्लॉक्स रीचेंज हो रहे हैं, सुपर पावर्स भी बदल रही हैं। तो इस वक्त दुनिया भी स्कैटर्ड है, डिफरेंट ममालिक के साथ इकनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, तो उनको ज़्यादा देखा जाता है, ना कि तशद्दुद कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पे जुल्म हो रहा है, बल्कि ये देखा जाता है कि कहाँ उनके इकनॉमिक और डिफेंस और सिक्योरिटी और इकनॉमिक जो उनके बेनिफिट्स अटैच्ड हैं, जिन जिन ममालिक के साथ उनके स्ट्रेटिजिक अलाइंसेस हैं, जो उनकी जो इकनॉमिक इंटरेस्ट को सूट करते हैं। तो उस हवाले से इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट की जो उसने एक दुनिया के अंदर एक शोर मचाया कि एक बहुत बड़ी मंडी है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें मल्टीनेशनल्स। तो बहुत सी दुनिया जो ब्लैक लॉज हैं, उनकी जो अट्रॉसिटीज़ हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में, उनको ओवरलुक करके वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पे जाते हैं। जो दुनिया के लिए बड़ी बदकिस्मती है कि इतना सिलेक्टेड जो है कलेक्टिव कॉन्शियस है दुनिया का, और एक कलेक्टिव अप्रोच नहीं है। यही वजह है कि इस वक्त भी पूरी दुनिया के अंदर एक एक्सट्रीम्स है दुनिया में, एक्सट्रीम पॉवर्टी है या एक्सट्रीम वेल्थ है कुछ जगहों के ऊपर एक्यूमुलेटेड है, और फिर उसके साथ साथ जो क्लास डिफरेंसेस हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, इक्वालिटी। तो ह्यूमन राइट्स की एक डेफिनेशन एक फिट ही नहीं होती। एक इंसान जो मकबूजा जम्मू कश्मीर या पैलेस्टाइन का एक सॉवरन नेशन या अमेरिका के सिटीज़न से उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो वो राइट्स ही नहीं है। मगर क्योंकि हम इंसान हैं और यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स चार्टर उसका हमें राइट देता है कि हर इंसान को आज़ादी का, हक़ का, इज़्ज़त का, उसको प्रोटेक्ट करने का पूरा राइट है। तो ये वो जो राइट्स हैं, बदकिस्मती से दुनिया इतनी डिवाइडेड है कि जो असल इश्यूज़ हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड है पूरी खित्ते की और पूरी दुनिया के अमन के साथ, जो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है वो कश्मीर का मसला है। तो जब तक ये मसलों को उस एंगल से नहीं देखा जाएगा और सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ही दुनिया इंटरेस्ट लेगी कश्मीर के मामले के ऊपर, तो मैं समझती हूँ कि ये खित्ते की पूरी तबाही जो है वो बहुत जल्द हम देख सकेंगे, ना सिर्फ कश्मीरियों के साथ बल्कि पूरे खित्ते के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक मोड़ की तरफ खतरनाक भी हो सकता है। अच्छा मशाल साहिबा, अगर हम बात करें आज के दिन के हवाले से, जब वहाँ पर डिफरेंट फोरम्स पर बातचीत भी की जा रही होती है, दुनिया भर में जहाँ जहाँ गासिबाना कब्जा है वहाँ की मजलूम आवाम को आप क्या पैगाम देंगी? पैगाम है दुनिया के अंदर जहाँ भी मज़लूम तबका है, ख़ास तौर पे मकबूजा जम्मू कश्मीर में और पैलेस्टाइन की जो आवाम है, जो निहत्ते हैं, जिनके पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, जिनके ऊपर ऑक्यूपेशनल फोर्सेस ने इतना जुल्म किया है। यहाँ पे अगर इज़राइल की RSS है तो वहाँ पे ज़ायनिस्ट जो हैं जो जुल्म कर रहे हैं, और वहाँ पे जिस तरीके से हमारी ज़मीन पे हमें अपनी ज़मीन के ऊपर रेफ्यूजी बना दिया गया है और हमारे विरासत के राइट्स लिए जा रहे हैं, हमारे वोटर राइट्स, ओनरशिप राइट्स लिए जा रहे हैं, हर तरह के हमारे जीने के पोलिटिकल, इकनॉमिक,
इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशो इकोनॉमिक राइट्स सारे के सारे स्नैच किए जा रहे हैं। और तेज़ी से ऑक्यूपेशनल फोर्सेस पहले ख़ुद आई और अब अपनी आवाम को भी एज सेटलर्स वहाँ पे सेटल किया जा रहा है। उनकी हाउसिंग सोसाइटीज़, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स किए जा रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ लीज पे। तो मैं यही उनको मेरी तरफ से पैगाम है कि आप इसी तरह खड़े रहें, हम सब डटे रहें और जो हम पे तशद्दुद हो रहा है हम इसके सामने फियरलेसली मुकाबला करें। है तो बहुत मुश्किल और बहुत नामुमकिन है, मगर क्योंकि एक अल्लाह ताला की ताकत है जिस वजह से हम लोग 70 साल से ऊपर एक निहत्ती कौम जो है वो मुकाबला कर रही है। मगर इस वक्त मैं ना सिर्फ अपनी मज़लूम लोगों को ये बात करूँगी बल्कि मैं दुनिया से ये सवाल पूछूंगी कि आपके ऊपर जो ज़िम्मेदारी थी या जो इस वक्त है आपके ऊपर कंधों के ऊपर, जो सॉवरेन नेशंस और स्पेशली जो फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, परमानेंट 5 ममालिक की जिनके पास वीटो पावर है, तो उनका क्या फ़ायदा इस वीटो पावर का जब वो दुनिया को एक अमन का एक गहवारा नहीं बना सकते और जब वहाँ पे इतना स्टार्क डिफरेंस है और जेनोसाइड सबसे बड़ा क्राइम हो रहा है इंसानियत के ख़िलाफ़। इसको नहीं रोकेंगे तो इन टाइटल्स का, इतनी रिसर्च का, इतने बड़े बड़े टॉल क्लेम्स और डेज़ कमेमोरेट करने का तभी कोई उसका वाकई में मीनिंग होगा जब यहाँ पे हम लोगों को निजात मिलेगी ऑक्यूपेशन से और यहाँ पे अमन होगा और हम लोगों को हक़ की खुद इरादियत जीने का हक़ दिया जाएगा जिस तरह हर इंसान को। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं मिशाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप रही थी, मकसद ऐसे दिन मनाने का तभी पूरा होगा जब उसके लिए कुछ अमली तौर पर किया भी जा रहा होगा। सिर्फ ऐसे दिनों को ऑब्जर्व कर लेना, चंद सेमिनार करवा लेना, चंद अगर हम देखें वॉक्स का इनकाद कर लिया जाता है और उसके बाद अमल क्या होता है वो सिफर होता है और उन शायद इलाकों के बारे में तो बात ही नहीं की जा रही होती है जिनमें असल में प्रॉब्लम है। बिल्कुल, हम अब कश्मीर की बात कर लें, फ़लस्तीन की बात कर लें, इतने अरसों से आप कह लें कि इतने सालों से उनके ऊपर जो वो चल रहा है एक जुल्म सितम की जो दास्तान है वो अभी तक चल रही है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं रही, उस पर कोई आवाज़ भी नहीं उठाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और आजकल बच्चों के लिए बड़े मसाइल होते हैं, फिर पेरेंट्स के लिए भी मसाइल होते हैं। कुछ पेरेंट्स के ख्वाब होते हैं जो कि वो चाहते हैं कि वो बच्चों के ज़रिए पूरे कर सकें अगर वो खुद नहीं कर सकें, और बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं हमारे अपने ही ख्वाब हैं। तो इन चीज़ों में जो है ना हम थोड़े गुम रहते हैं और कुछ ना कुछ डी ट्रैक भी हो जाते हैं बच्चे इस हवाले से। लेकिन बच्चों के करियर का इंतखाब करना जो है वो बड़ा ही एक अहम फ़ैसला है और उसके ऊपर हमें बात करनी होगी कि उसका फ़ैसला करियर के हवाले से किसको करना चाहिए, बच्चों को करना चाहिए, पेरेंट्स को करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही अभी तक तो यही बहस चल रही है कि कौन बेहतर इंतखाब कर सकता है, ये सवाल होता है। बच्चे अभी जहनी तौर पर शायद उस काबिल नहीं है कि वो खुद फैसला कर सकें, इसलिए पेरेंट्स फैसला करें तो ज़्यादा बेहतर है। इस पर जो तनकीद होती है वो ये होती है कि पेरेंट्स ये नहीं देखते कि बच्चों का इंटरेस्ट किस तरफ है, वो यही सोचते हैं कि अच्छा बच्चे को डॉक्टर ही बनना है या बच्चे को इंजीनियर ही बनना है। अब 2-3 और फील्ड्स आ गई हैं, उस तरफ भी थोड़ा बहुत चले जाते हैं, नहीं तो मेनली बच्चा पैदा होता है तो यही होता है। या फिर कुछ पेरेंट्स होते कहते हैं बच्चा पायलट बनेगा। इस तरह की चीज़ें हैं कि जो हो रही होती हैं। बच्चे की मर्ज़ी कहाँ पर है, लेकिन दूसरी तरफ ये होता है कि क्या बच्चे की मर्ज़ी ज़रूरी भी है कि नहीं है, वो अपने लिए बेहतर फ़ैसला कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि हर बंदा अपने मुताबिक जो है जवाब देता है। वालिदैन कहते नहीं वालिदैन ही होने चाहिए, बच्चे से पूछे तो बच्चा कहता नहीं मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए। तो विन विन सिचुएशन आखिर है क्या और कैसे बच्चे का करियर फाइनल होना चाहिए, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं और इसी को कोशिश करेंगे बात को खोलने की कि ज़्यादा फ़ायदा बच्चे के मुस्तकबिल को कैसे हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि उससे करियर का सवाल होता है तो उसके करियर के हवाले से पेरेंट्स को फैसला करना है, बच्चे को फैसला करना है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम बात करेंगे और शामिल गुफ्तगू करेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर है डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। ये जो एक क्वेश्चन है कि आखिर बच्चे का जो करियर है उसका डिसीजन किसने लेना है, बच्चे ने लेना है या पेरेंट्स ने लेना है, या फिर पेरेंट्स का काम है कि बच्चे की जो आप कह लें कि जो उनकी हिडन उसकी स्किल्स हैं उनको ढूंढें और फिर उसको उसके करियर की तरफ लेकर आएँ। आप दोनों दोस्तों ने जो इंट्रोडक्शन में बातें की हैं, मेरे ख्याल है इन सवालों के जवाब सारे उन्हीं बातों में मौजूद हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बाज़ार से एक शर्ट ख़रीदने जाती हैं तो ये फ़ैसला कौन करेगा कि ये शर्ट किस रंग की हो? आप करेंगे, आपकी दादी अम्मा करेंगी, आपकी अम्मी करेंगी, या वो जो दुकानदार है वो फैसला करेगा? इसका फैसला तो आप खुद ही करेंगी ना कि आपने कौन सी शर्ट, उसमें आप देखेंगी कौन सी कंफर्टेबल है, कौन सी खूबसूरत लगती है, किसका ट्रेंड है।
इसी तरीके से ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है, जो बेटा आपने आखिर में भी कहा भी था कि पेरेंटिंग के ग्रेटर गोल्स में से एक गोल ये है कि बच्चे के अंदर छुपे हुए जौहर को तलाश करना और उसकी आबियारी करके उसको उसकी तरह से ग्रो करने देना। फॉर एग्जाम्पल, आपने बीज डाला है चंबेली का जी, और उसमें से निकलना चाहिए एक बहुत ही सेहतमंद किस्म का चंबेली का फूल। अगर आप अपनी ख्वाहिश के जरिए, चूंकि आपको गुलाब बहुत पसंद है, आप उसको गुलाब का फूल बनाना चाहती हैं, तो एक बात तो तय है कि गुलाब का फूल तो वो नहीं बनेगा। लेकिन खौफनाक बात यह है कि अब वो चंबेली का फूल भी नहीं बन सकेगा जो कि वो बनने के लिए पैदा हुआ था। इसलिए इस बात से तो कोई इनकार नहीं है कि पेरेंटल गाइडेंस, टीचर्स की कैरियर की गाइडेंस, पूरी सोसाइटी की एक गाइडेंस तो बच्चे को जरूरत है। लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि इस दुनिया में आने वाला हर शख्स यूनिक है। हर शख्स, आप इस दुनिया में नहीं थे तो आपकी जगह खाली थी 10,000 साल पहले भी, और आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो 10,000 साल बाद भी वो जगह खाली रहेगी। ये बात किसी जानवर के बारे में नहीं कही जा सकती, हर इंसान के बारे में कही जा सकती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हर इंसान को लहजा भी मुख्तलिफ दिया है। आप मुझे फोन पे बात करेंगे ना तो मैं फौरन पहचान लूंगा कि आप कौन है, आपका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप यूनिक, तो लिहाजा हर इंसान यूनिक है, हर बच्चा यूनिक है। तरबियत का काम ये है कि तरबियत उसके अंदर छुपे हुए गौहर को तलाश करे। एक थोड़ी सी बात जो वालिदैन की तसल्ली के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, समहाउ हमारे मुल्क में खास तौर पर हमें इस बात का बहुत फिक्र है कि अगर मेरा बेटा डॉक्टर ना बना, इंजीनियर ना बना, सिविल सर्विस में ना गया तो ये भूखा मर जाएगा, इसका पता नहीं रोजगार कैसे। अब तो ये बात एविडेंस के साथ साबित है कि रोजगार जिन्होंने मैट्रिक नहीं किया हुआ और वो रोजगार के हिसाब से बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, बल्कि उन्होंने पीएचडी मुलाजिम रखे हुए हैं जो उनके घर का काम, उन दफ्तर का काम करते हैं। इसलिए मेरी आपके सवाल के जवाब में ये सजेशन होगी कि एक तो हम ये देखें कि बच्चे का फितरी रुझान किधर है, और ये फितरी रुझान का पता चलाना उस मुमकिन है जब पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बच्चों के दरमियान एक कॉन्फिडेंस का रिश्ता होता है। जब पेरेंट्स अथॉरिटी का रिश्ता इस्तेमाल करके ये कहते हैं कि खबरदार तुमने डॉक्टर ही बनना है, खबरदार तुमने यही बनना है, तो ये बेसिकली उसकी काउंसलिंग नहीं है या उसकी मदद नहीं हो रही, ये अथॉरिटी यूज हो रही है। हाँ, आप उसको राय दे सकते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं, उसको लॉजिक बता सकते हैं, बशर्ते कि आपके और उसके दरमियान एतबार का रिश्ता हो। तो पेरेंट्स एतबार का रिश्ता बनाएं। एतबार हमेशा लोग अपने दोस्तों से करते हैं, अपने बॉस के साथ नहीं करते। जो थानेदार के साथ कैदी जो है उसका एतबार का रिश्ता नहीं होता, दोस्तों का आपस में एतबार का रिश्ता होता है। तो पेरेंट्स बच्चों के साथ जब एतबार का और दोस्ती का होगा, फिर पेरेंट्स अपनी राय। ठीक है प्रोफेसर, मामला कुछ और भी है। अब ये करियर काउंसलिंग उस तरह से पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हो ही नहीं पा रही होती है, और पेरेंट्स का, मेजॉरिटी पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है जो फील्ड के साथ इतने लिंक्ड नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता कि नए वेंचर्स खुल चुके हैं, बच्चा इधर जाएगा तो बच्चा कामयाब हो सकता है। जब बच्चा घर में ये बात करता है तो किसी को बात समझ ही नहीं आ रही होती है, तो उस पर बेहतर फैसला नहीं हो पा रहा होता। फिर पेरेंट्स एक और कोशिश करते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि चलो इसके टीचर से बात कर लेते हैं कि उनको कुछ पता होगा। लेकिन अफसोस की बात है, अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में स्कूल्स के अंदर देख लिया जाए, ये आमतौर पर कहा जाता है, सब लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पे आप भी देखते होंगे, जो कुछ नहीं बनता वो आखिर में उस्ताद बन जाता है। और ये सूरत हाल होती है कि अब कुछ नौकरी नहीं मिल पा रही होती है तो हम उस तरफ चले जाते हैं स्कूल्स के अंदर। फिर जब पेरेंट्स उनसे कंसल्ट करते हैं, उनका भी विजन वैसा नहीं होता। ये मैं बड़े अफसोस से बात कर रहा हूँ, लेकिन तल्ख हकीकत है ये। तो फिर बच्चा फंस जाता है, और बच्चे को तो क्योंकि कुछ पता ही नहीं होता है, तो फिर बच्चा तो वही करता है कि जो पेरेंट्स और टीचर्स कह देते हैं। देखिए, मैं आपको ये बात एक दीवाने का ख्वाब ही लगेगी, मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि तालीम को रोज़गार के हुसूल का मेन ज़रिया बनाना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। तालीम का पर्पस हमारे जहन में यह है कि बच्चे को तालीम याफ्ता कर दो, कुछ ना हुआ तो कहीं क्लर्क तो लग ही जाएगा। इसको
तालीम होगी वो BA FA किया होगा, किसी दफ्तर के अंदर कोई मुलाजिम असिस्टेंट लग जाएगा। देखिए, तालीम का मकसद CV को थिक करना नहीं है, तालीम का मकसद प्रोफाइल को बनाना नहीं है, तालीम का मकसद मुझे बनाना है, हमें बनाना है। तालीम और चीज है, रोजगार के हुसूल के लिए कुछ स्किल्स हासिल करना तालीम के एक कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट होना चाहिए। दूसरी आप बात की है, मैं जरा थोड़ा सा मौजू को फैला के अर्ज करना चाहता हूँ कि वो वालिदैन जो ये कह रहे हैं तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए, तुम्हें CSS करना चाहिए, ये वो वालिदैन हैं जिनके नजदीक जिंदगी का जाविया निगाह वो था जो 40 साल पुराना था। हाँ जी। एक जमाने में जनरेशन गैप का मतलब होता था 30-40 साल का फर्क। अब इस बहुत स्पीड से जाते हुए जमाने में जनरेशन गैप का मतलब यह है कि आपका वो बच्चा जो 8वीं जमात में पढ़ता है उसमें और जो 4थी जमात में पढ़ता है, उन दोनों में जनरेशन गैप हो चुका है। हाँ जी। अब जनरेशन पीरियड बहुत छोटा हो गया है। बिल्कुल। इस पीरियड में जिस तालीम के जरिए से हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, बाई द टाइम 20 साल गुजरेंगे वो मुस्तकबिल बिल्कुल हमारे वहमो गुमान से भी अलग होगा। आज के बच्चों की तालीम अगले, अच्छा मैं आपको नहीं बता सकता कि अगले 30 साल में क्या होगा। वो इकबाल ने बताया था ना कि महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या, आंख जो कुछ देखती है, आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। हमें कुछ नहीं पता 10 साल के बाद रोजगार का प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होगा और यहाँ के सोशल नीड्स क्या होंगी। इसलिए बहुत संजीदगी से बच्चों को उसी पिटे पिटाए एक आपने एक पाइप बना ली है, पाइप ये डॉक्टरी की पाइप है। अब आपने FSC का उसको कपड़े पहना के इस पाइप में से गुजारना है और गुजार के परली तरफ से निकाल के डॉक्टर बना देना है, चाहे इस गुजरने में वो बेचारा बिल्कुल विस्फोट हो जाए। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक और प्रॉब्लम भी है, वो भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इसका कोई हल भी तो हमें खैर चाहिए। पेरेंट्स एक और कोशिश करते हैं कि जो उस इंडस्ट्री के अंदर लोग मौजूद होते हैं उनसे मशवरा करते हैं। जैसे आप डॉक्टर हैं, आपसे मशवरा कर लेंगे, हम मीडिया में हमसे मशवरा कर लेंगे, इंजीनियर से मशवरा कर लेंगे और सारे ही ये कहेंगे भाई इधर ना भेजें, आपको नहीं पता कि हम कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसका पेरेंट्स के पास हल क्या रह जाता है? पेरेंट्स अब क्या करेंगे? किस तरीके से उनको पता चलता रहेगा? और यहाँ पर तो कोई पेरेंटिंग कोर्सेज भी नहीं हो रहे हैं। देखिए, ये बात मैंने कहीं पढ़ी थी, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा कि ये जो आपके बच्चे हैं ना, दे केम थ्रू यू बट दे आर नॉट योर चिल्ड्रन। मैं ब्रॉडर सेंस में ना आपको जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ आप समझ रहा हूँ, तो आप समझ रहे होंगे। ये आप जरिए से इस दुनिया के अंदर आए हैं, मगर ये इंडिविजुअल एंटिटीज हैं। बिल्कुल, ये एक बिल्कुल डिफरेंट है आपसे, ये इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं। आपने उनके बायोलॉजिकल पेरेंटिंग के आप रिस्पॉन्सिबल थे जो आपने की। जब तक उनको उड़ना नहीं आता था आपने उनको उड़ना सिखाया। जब तक आप उनको सर्दी गर्मी से खुद बचना नहीं आता था आपने बचाया। जब उनको फाइनेंशियल जरूरत थी, उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल उनको छोड़ दें वो कुछ भी, लेकिन उनकी जाती राय को एक्सरसाइज करें। देखें, हमारे यहाँ नौजवानों का दो प्रॉब्लम है कि आप ये कहते हैं मेरा बेटा जो खाएगा मैं वो पकाऊंगी, मेरा बेटा जो करेगा मैं वो करूंगी। जिंदगी के दो बड़े फैसले में, एक उसकी शादी के फैसले में, वो तुम्हें अलबत्ता आपकी बेटी से करेगी, और दूसरा जो तुम्हारी जॉब है ना, खबरदार कि तुम जो है वो क्रिएटिव डिजाइनर बने। हाँ जी। खबरदार तुमने की बात सोची कि मैं एक बिजनेस करूंगा, ऑनलाइन बिजनेस, तो वो तुम्हें डॉक्टर बन के हर सूरत एक पब्लिक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है। यानी आपको बाकी सारी आजादियां दे रहे हैं। एक परिंदे को कहते हैं तुम जितना मर्जी चिड़िया घर में फिरते रहो, हाँ उड़ना नहीं है तुमने, बस तुम्हारे काट देंगे। तो इसलिए अब बच्चों को इस लिहाज से अगर वो उड़ने वाला परिंदा है तो उसको उड़ने दें, वो तैरने वाला जानवर है तो उसको स्विम करने दें। मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी, ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप रहे थे और बड़ा अहम मौजू है ये, अभी हमें समझ नहीं आ पा रही है कि क्या करें, फैसला कैसे होना चाहिए, बच्चों को भी बिठाएं और ख़ुद भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत बढ़ती चली जा रही है। जो डॉक्टर साहब ने बात की वो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि अगर ये उड़ने वाला परिंदा तो इसको उड़ने दें, अगर ये स्विम करना चाहते हैं इसको स्विम करने दें। मतलब कि वो बच्चे की जो डायरेक्शन है, जिसकी उसकी कोई स्किल है, जो उसके अंदर क्वालिटी है, उसको आप देखें। अगर वो जो उसका दिल करता है कि मैं ये काम करना है तो उसको उसी काम के ऊपर रखें कि वो तुम ये काम करो, ठीक है इस फील्ड में जाओ,
जाओ तुम। तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप बच्चे पर भी नज़र रखें और एनालिसिस आपका बड़ा बेहतरीन होना चाहिए अपने बच्चे को लेके। माँ बाप को सब कुछ पता होता है अपने बच्चे के बारे में, वो ये बच्चा इस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करेगा माँ बाप को ये भी पता होता है। तो माँ बाप इसको भी समझें कि ये मेरा बच्चा अगर शायद ये काम करेगा तो ये इसको ज़्यादा अच्छा लगेगा और ये खुश दिली से कर रहा होगा। तो फिर इन चीज़ों को थोड़ा सा आपने देखना है, बच्चों के साथ डिस्कस खाने पीने के हवाले से उन्होंने कहा ना कि बच्चों के मर्जी के मुताबिक कहा जाता है कि जी जो ये कहेगा वो खिलाएंगे। तो फिर हम उनके उसके ऊपर भी बात कर रहे थे। उनके जो पेरेंट्स हैं ना वो बच्चों की खुराक को लेके भी बहुत ज़्यादा होता है, उनकी सेहत को लेके कि जी फिजिकल जो पेरेंट्स है वो थोड़ा गुपलू हेल्दी नजर आना चाहिए, गुपलू सा हो तो सेहतमंद होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमागी जो सेहत है आपकी वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वालिदैन ये भूल जाता है कि बच्चों की जहनी सेहत का ख्याल रखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कैसे रखना है, ये बड़ा मुश्किल है चैलेंज के लिए बन जाता है। सोचते हैं कि ये बस ठीक है, अगर ये खाएगा तो जिस्मानी तौर पर ये फ़ायदा होगा, ये पिएगा तो इससे ये फ़ायदा होगा। लेकिन बड़ी सोचने वाली बात है कि दिमागी सेहत कौन सी डाइट है जिससे बच्चे की बेहतर हो रही होती है और क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमें बादाम पता होते थे कि जी ये बादाम आप लोगों ने लाजमी तौर पर खाने, उससे दिमाग तेज़ होता है, यही चीज़ पता थी। लेकिन अगर बादाम भी खाने हैं उससे भी दिमागी सेहत आपकी बेहतर होती है। तो हर घर में अवेलेबल हो सकते हैं बादाम, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। वो खुराकें जो घर में अवेलेबल होती हैं तो वो बच्चों को किस तरह से दी जाएँ ताकि उनकी जो जहनी सेहत है वो दिमागी सेहत है वो भी बेहतर रहे, इस पे हमने बात करें। हाँ जी, इसी पे हम बात करेंगे। माहिर ग़ज़ाई हमारे साथ आयशा नासिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आयशा, सबसे पहले तो जिससे हम ये बात कर रहे हैं कि जहनी सेहत पहले तो हमारे पेरेंट्स को नहीं पता होता कि बच्चों की उस तरह से उसके ऊपर किस तरह से काम करना है। वो सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को देख रहे होते हैं कि भाई इसको हेल्दी होना चाहिए। कितनी इंपॉर्टेंट है जहनी सेहत भी? मुझे लगता है फिज़िकल सेहत से कहीं ज़्यादा उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। हमारा सारा जोर उसके, जब माँ प्रेग्नेंट होती है ना तभी से उसका सारा जोर होता है कि मैंने सफ़ेद चीज़ें खानी है, दूध पीना है कि बच्चा गोरा निकल आए। तो सारा हमारा जो जोर होता है वो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे होता है। बच्चे का दिमाग किन चीज़ों से तेज़ होना है हम उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप करा सकते हो तो बच्चे को ज़रूर ब्रेस्ट फीड कराओ, वहीं से उसकी बुनियाद रख दी जाती है कॉग्निटिव एंड फिज़िकल डेवलपमेंट दोनों की। अब क्लाइंट्स की प्रायोरिटी होती है हमें रात को उठना ना पड़े, तो वहाँ पे हम बॉटल फीड का इस्तेमाल कर लें। पहले तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो कि आप जिस चीज़ के लिए बाहर जो दूसरे मुबालिक है वहाँ पे ये होता है वो बाकायदा प्लानिंग करके बच्चा करते हैं, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके करते हैं। यहाँ पे बच्चा बस शादी हो गई तो 2 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, चाहे माँ बाप के पास टाइम है, माँ बाप ने चीज़ें मैनेज कर पाए हैं कि नहीं। अब होता ये है कि माएँ बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग से हटा के बॉटल फीड के ऊपर ले आती हैं, वहीं से ही आधे मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग जब फूड इंट्रोड्यूस कराना शुरू करते हैं तो हम लोग मीठे की तरफ ज़्यादा लेकर जाते हैं बच्चे को, क्योंकि बच्चा मीठा पसंद करता है, बच्चा मीठा शौक से खाता है। होता क्या है कि बाद में वो सब्जियां, कितने लोग हैं हम में से जो सब्जियां शौक से खाते हैं, फ्रूट्स हम सब शौक से खा लेते हैं क्योंकि मीठे का एक टेस्ट हमारा तब से डेवलप हो गया है। तो फ्रूट जूसेस की तरफ, फ्रूट्स की तरफ हम तब, जो 10 माह का बच्चा है जिसे वीनिंग आप स्टार्ट करा रहे हैं, जैसे आप सॉलिड फूड्स 6 माह से वैसे तो शुरू हो जाते हैं, लेकिन 10 माह के बच्चे को यूजुअली फ्रूट मीठा ज़्यादा दिया जाता है। वेजिटेबल्स भी या मैश पोटैटोज़ भी बच्चे को तब से देने शुरू करने चाहिए। और ये बात बहुत ज़्यादा लोग निगलेक्ट करते हैं, लोग समझते नहीं है कि नमकीन की बुनियाद भी हमने यहीं से रखनी है, उसको आदत हमने यहीं से डालनी है। उसके बाद 2 साल की उम्र के बाद जब हम बच्चे को सॉलिड फूड पर लेकर आते हैं, फिर हमारी प्रायोरिटी होती है कि बच्चा जो है वो बस कम टाइम में ज़्यादा खा ले। किसी तरह हम उसको कम टाइम में कस्टर्ड्स की फॉर्म में, सेवइयों की फॉर्म में हम उसको ज़्यादा खिला दें। वो मोटा देखने में वही कि गुपलू नज़र आना चाहिए, चाहे वो क्लास में बाकी सब बच्चों से बाद में पीछे रह जाए, चाहे वो भागता है तो उसको सांस चढ़ता है, चाहे वो फिजिकली उतना एक्टिव नहीं है, चाहे वो खेल में उतना एक्टिव नहीं है, या पढ़ाई में भी एक्टिव नहीं है, या बाकी एक क्लास को पूरी बात समझाई जा रही है, एक बच्चा पीछे रह जाता है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं चीज़ों की बुनियाद जो है वो गलत रखी गई है। आयरन इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, क्योंकि हमारा सारा जोर दूध की तरफ होता है कि दूध हमने पहले 2 साल में तो पिलाया, उसके बाद भी हमारा होता है बस दूध किसी तरह ये पी ले, ये किसी तरह रोटी खा ले। हमारा ध्यान आयरन की जो चीज़ें हैं जैसे खजूरें हो गई, इंजीर वगैरह हो गई, उसकी तरफ इतना नहीं जाता। आयरन फोर्टिफाइड मिल्क अब आ गए हैं मार्केट में, अगर हम वो देते हैं तो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि नेचुरल फूड का वो नेमुल बदल नहीं है। फिर बादाम या ओमेगा 3, जैसे आप बात कर रहे थे, बादाम बेसिकली ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। ओमेगा 3 कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत रोल प्ले करता है। अगर आपका बच्चा बोलना नहीं शुरू कर पा रहा किसी भी वजह से, वो 2 साल का हो गया, वो बोल नहीं सक रहा या वो चल नहीं
सक रहा। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बच्चा 2 साल का हो जाता है, वो वैसे तो घुपलू है लेकिन वो चल भी नहीं पा रहा और वो बोल भी नहीं पा रहा। तो बादाम, अखरोट, जितने हमारे पास नट्स आ जाते हैं, अब नट्स आपने एकदम बच्चे के मुंह में नहीं डाल देना, वो चोक कर सकता है, 1000 चीज़ें हो सकती हैं। नट आपने इतना सा ज़रा बच्चे को देना है कि बच्चे को उससे एलर्जी ना हो। आपने आहिस्ता आहिस्ता नट्स भी बच्चे को इंट्रोड्यूस कराने हैं। नट्स जो हैं वो मिल्क के साथ ब्लेंड करके भी दिए जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि जो बादाम और अखरोट हैं, जब आपका बच्चा सही से चबा के खाने लग जाए तो प्रेफर ये करें, हाँ चोकिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रेफर ये करें कि बच्चे को बादाम, अखरोट, जितने हमारे नट्स हैं जैसे कैशू नट वगैरह जो हैं वो वैसे वो चबा के खाए। हम दूध में ब्लेंड करके जब देते हैं आधी गुजाइए तो हम वहीं पे ज़ाया कर देते हैं। देखें बादाम से निकलता है रोगने बादाम, जो कि एक तेल है। जब आपने उसको ग्राइंडर में ग्राइंड किया, आधा तेल आपको नजर भी नहीं आया, एक बादाम में कितना कोई तेल होगा, लेकिन वो तेल बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारा लग गया ब्लेंडर के उस पे ब्लेड्स पे, अब हमें वो नजर नहीं आ रहा, उसके साथ तो हम दूध ब्लेंड कर रहे हैं, सारा वहीं पे ज़ाया हो जाता है। तो आप कोशिश करें जो बच्चा चबा के खा सकता है आप उसको चबा के खाने पे दें, लेकिन जो बच्चा नहीं खा सकता चोकिंग के डर से, या उसने भी मतलब आपको डर है कि कहीं ये गले में ना फंसा ले, उसको फिर आप ब्लेंड करके लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होना शुरू होता है, तकरीबन 2.5-3 साल के करीब हो जाता है, फिर हम कहते हैं जो हमने घर में पकाया हुआ है थोड़ा सा बच्चा भी उसी में से ही खा लेगा, और बच्चा थोड़ा सा एक ने वाला उससे ले लिया, एक उससे ले लिया, और बच्चे का पेट जो है वो भर गया। लेकिन पेट नहीं भरता, बच्चा खाने के दौरान ही इतना भाग फिर रहा होता है कि वो शायद वो सारा उसी वक्त हजम कर लेता है। तो ये क्या हमारी गलत प्रैक्टिस है? बच्चे के लिए कुछ अलहदा बनाना चाहिए? वैसे तो आइडियली बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर मेरे से अगर आप पूछे तो मेरे ख्याल में माँ बाप का सबसे बड़ा हमारे कल्चर में रह के गोल ये होना चाहिए कि बच्चा वो खाए जो घर में बनाए, लेकिन बैठ के खाए। मतलब बैठ के प्रॉपर 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आपका होना चाहिए जिसमें कोई गैजेट नहीं चल रहा, जिसमें कोई टीवी भी नहीं चल रहा, मीडिया जो है वो डिस्कनेक्टेड है, और आप पूरी फैमिली बैठकर 15 से 20 मिनट कम से कम अपने खाने को दे रहे हैं। जिन माओं को देखिए, हम प्रैक्टिकली बात करते हैं कि जिन माओं को अलहदा बच्चों के लिए बनाना पड़ता है वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन आजकल का दौर, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की, अब तो 2 बच्चों में ही जनरेशन गैप आ जाता है। आजकल के बच्चे रोटी चावल नहीं खाते, ये हमने भी देखा है। हम भी ये देखते हैं कि बच्चों को अब नाश्ते में भी पैनकेक्स चाहिए, क्रेप्स चाहिए। जो पुराने हमें तो अंडा पराठा देते थे तो हम तो उस पर खुश हो जाते थे, और जिस दिन बड़ी ट्रीट चाहिए होती थी भाई बिस्किट खा लिए। लेकिन फिर आप ये कर सकते हैं, आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी लाएं। वही बात कि जहाँ आपके 4 बच्चे हैं 2 पैदा कर ले, लेकिन 2 पे आप टाइम इन्वेस्ट करें। आजकल के बच्चे टाइम मांगते हैं, आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो उन पे है वो पैसे से कहीं ज़्यादा आपका टाइम है। आप सैंडविचेस बना के बच्चों को दे सकते हैं, नाश्ते में पैनकेक्स दे सकते हैं। हाँ, अगर आपका बच्चा रोज़ के खाने से बोर हो जाता है तो आप उसको एज अ ट्रीट हफ्ते में 2 दफ़ा कुछ डिफरेंट बना के दे दें, लेकिन प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए बच्चा वो खाए जो घर में बना है। बहुत शुक्रिया शाह, आप आई सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बनी। बच्चों का आपने एक अहम चीज़ याद रखनी है कि नाश्ता कभी भी बच्चों का स्किप नहीं होना चाहिए, चाहे आपके पास टाइम है या नहीं है, बच्चे के पास टाइम है स्कूल से भी लेट हो रहा हो, जो भी हो रहा है उसका नाश्ता जरूर होना चाहिए। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सिंध सरकार ने सेहत के शोबे में शहरियों को एक अच्छी खबर सुनाई है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। वज़ीर आला सिंध ने पब्लिक सेक्टर में पहली बार गैमा नाइफ सहूलियात मुफ्त देने का हुक्म दे दिया है। बिल्कुल, और उन्होंने ये ऐलान गुज़श्ता रोज़ डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल ओछर कैंपस में पब्लिक सेक्टर की पहली गैमा नाइफ सहूलियात का इफ्तिताह करते हुए किया। और वज़ीर आला सिंध का इस मौके पर कहना था कि ये बहुत महंगा इलाज है। एक मरीज़ की अगर बात करें तो उसके इलाज पर 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, और एक साल में करीब 500 लोगों का इलाज किया जाता है। और अपने नाम के बरक्स गैमा नाइफ रेडियो सर्जरी ना तो रिवायती सर्जरी है और ना ही उसमें कुछ चाकू का इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरीका इलाज में बगैर खून बहाए, बिना कट लगाए दिमाग के ऑपरेशन किए जाते हैं। बिल्कुल हमजा, और गैमा नाइफ की अगर हम बात करें सर्जरी की, तो रेडिएशन थेरेपी की एक बहुत ही हकीकी सूरत है जिसमें दिमागी ज़ख्म या दिमागी सदमे के इलाज के लिए गैमा शुआएं जो हैं वो बहुत तेज़ धार मगर बारीक नुकिया नौकीली किस्म की जो शक्ल है उसमें मुतासरा नुक्ते को ही हदफ बनाकर बिल्कुल दुरुस्त मकाम पर इलाज करती हैं। बड़ी एक ना ये टेक्निकल सी चीज़ है, और मुख्तसर वक्त भी इसके बारे में हमने सुना है कि बाएतमाद तरीका भी है। अब इसको जानना है कि ये एक्चुअली है क्या। तो गैमा नाइफ रेडियो सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आबिद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझ कोशिश करते हैं कि ये कैसा इकदाम है, इसकी ज़रूरत कितनी है, ये सर्जरी एक्चुअली होती क्या है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब ज़रा ये बता दीजिएगा कि ये है क्या, गैमा नाइफ टेक्नोलॉजी क्या है?
जी, ये एक रेडिएशन की जदीद फॉर्म है जिसमें गैमा रेज को हम एक स्टीरियोटैक्टिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी एक पॉइंट पर फोकस करके डिलीवर कर सकते हैं। इसकी वजह से हम कोई भी डीप सीटेड ट्यूमर जो पहले ऑपरेशन के ज़रिए मुमकिन नहीं थे उनका इलाज, उनको भी टारगेट किया जा सकता है। और ये एक्चुअली गैमा रेज करती क्या है कि ये ट्यूमर्स जो जिन सेल से मिल के बना होता है उसके अंदर एक डीएनए होता है, तो ये रेज उस डीएनए को ब्रेक कर देती हैं, तो फिर वो एक सेल 1 से 2 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और जब वो ये 1 से 2 में नहीं जा सकता तो फिर बॉडी इनको डिलीट कर देती है, तो जिस्म से निकाल देती हैं। ये इसका फिलॉसफी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसका इलाज जो है वो कितना मतलब कि आसान है या मुश्किल है, या फिर ये कि इसके अंदर कोई पेशेंट्स को तकलीफ़ भी होती है, या और ये इसके फ़ायदे कितने हैं? जी, ये देखें, ये जो चीज़ बनाई गई है वो उसका मकसद ये था कि लोगों को सर्जरी की तकलीफ से बचाया जाए, क्योंकि ब्रेन सर्जरी आपको पता है कि मुश्किल प्रोसीजर होती है पेशेंट के लिए, उसको आईसीयू में रखना पड़ता है, उसके बाद तो एक मुश्किल काम था। तो अब इस सहूलत की वजह से हम बग़ैर ऑपरेशन के जो इंडिकेटेड केसेस हैं उनको इस तरीके से उनका इलाज किया जा सकता है। इसमें ऐसे ट्यूमर्स शामिल हैं जो डीप सीटेड होते हैं, सर्जरी से मुमकिन नहीं होता उन तक पहुंचना, या ऐसे ट्यूमर्स जिनका पहले सर्जरी से इलाज हो चुका हो लेकिन वो दोबारा हो गए हो, जिनको हम रिकरेंट ट्यूमर्स कहते हैं, या ऐसे ट्यूमर्स जिनकी सर्जरी की गई हो लेकिन वो बच गए हों, तो इनको रेजिडुअल ट्यूमर्स कहते हैं, उनको भी किया जाता है। इसके अलावा वो ट्यूमर्स जिनका पहले इलाज जारी था रेडियोथेरेपी से, कीमोथेरेपी से, लेकिन फिर दोबारा हो गए हैं, उनको भी इस तरीके इलाज से इलाज किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये सेफ़ कितना है अगर इसकी बात की जाए, और पाकिस्तान के अंदर बात कर लें हम तो हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए? जी, सेफ्टी की यहाँ तक आपने बात की, वो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है, क्योंकि ये इसकी है ही सारी कामयाबी अपनी एक्यूरेसी के ऊपर है। जो इसमें जो तमाम प्लेटफॉर्म इस वक्त रेडियोथेरेपी के मौजूद हैं उसमें सबसे ज़्यादा सेफ गैमा नाइफ ही समझी जाती है, और वो इसकी ये खूबी उसकी एक्यूरेसी की वजह से है कि विद इन मिलीमीटर्स की रेंज तक ये अपने टारगेट को हिट करती है। तो इसकी वजह से जो बाकी ब्रेन, जो नॉर्मल ब्रेन होता है, उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई असर नहीं होता। अच्छा, ये इसकी खूबी है। और दूसरा, जहाँ आपने एक्सपर्ट्स की बात की, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है तो इसमें एक्सपर्ट्स तो कम ही है, तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं काफ़ी सालों से इस इलाज में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में शायद इतना पता नहीं है इस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो जब लोग आपके पास आते हैं आप उनको कहते हैं कि जी कि हम गैमा नाइफ करेंगे, ये तरीकाकार जो है अपनाया जाएगा, तो लोग इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, किस तरीके से उनको ये बात समझाते हैं, और इसका इलाज कितना महंगा है? जी देखें, सर्जरी से तो हर कोई बचना चाहता है, तो वो जो ऐसे केसेस जिनमें कि गैमा नाइफ मुमकिन भी ना हो, उसके लिए भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं गैमा नाइफ ही की जाए। तो ये तो इसकी पॉपुलैरिटी में तो कोई शक नहीं। हम भी ये चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए इस टेक्नोलॉजी की वजह से। और जहाँ तक आपने प्राइस की बात की, पहले ये पाकिस्तान में प्राइवेट उसमें मौजूद था, लेकिन काफ़ी कॉस्टली था। पूरी दुनिया में ये 25 से 30 लाख रुपए अगर कन्वर्ट करें डॉलर्स को, तो वो कम से कम प्राइस थी, लोगों को बाहर जाना पड़ता था। अब ये सहूलत सिंध गवर्नमेंट ने हमें यहाँ अवेल किया है, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान भी किया है कि जो भी हम भी चाहते थे कि हम किसी पेशेंट को रिफ्यूज़ ना करें सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से, तो वो इंशाल्लाह मुमकिन होगा कि हम मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा दे सकेंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें इसके तरीका इलाज की, जिस तरह के तरीका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और इससे ख़ास तौर पर जिस तरह कहा जा रहा है कि ट्यूमर के हवाले से कि उसके इलाज में ये बेहतर है, आपके ख्याल में ये जो तरीका इलाज है दीगर बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? अच्छा, ट्यूमर्स के लिए ट्यूमर्स के लिए किया गया था, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी को और चीज़ों के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल किया। इसको हम फंक्शनल रेडियो सर्जरी कहते हैं। उसमें एक पेन, एक ट्राइजेमिनल पेन, एक फेशियल पेन, वो कि बहुत ही शदीद पेन होता था फेस के ऊपर, एक कंडीशन थी, उसका पहले सर्जरी से इलाज किया जाता था। लेकिन अब हम टारगेट करके उस नर्व को जब ये एनर्जी देते हैं शॉ से, तो वो दर्द की कैफियत में कमी आती जाती है, और वो बगैर सर्जरी के उसका इलाज मुमकिन होता है। तो इस तरह की और मज़ीद इंडिकेशंस में इस पे काम हो रहा है, और हम खुद भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं और भी बीमारियों के इलाज में। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, जी प्लीज़।
जी कि ये ब्रेन हेमरेज की एक बहुत कॉमन कॉज है एवी मालफॉर्मेशन। अच्छा। एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जिसमें एक खून की नालियों का गुच्छा होता है, उससे ब्लड लीक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज का कॉज बनता है। उसकी सर्जरी पहले बहुत मुश्किल थी, तो इस तरीके इलाज से उसका भी इलाज मुमकिन है और बगैर सर्जरी के इस पेचीदा मर्ज का इलाज हो जाता है। अच्छा, ठीक है। ये तो बड़ी मतलब जदीद तरीका है और आप बता रहे हैं ये वैसे तो फिर खुश आइंदा है कि इतनी साइंस तरक्की करती जा रही है कि मरीजों के लिए आसानी हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा महंगा है, आपने बताया कि अगर डॉलर्स को पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो 25-30 लाख रुपया लोगों का खर्चा आता था। अब सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से जिस तरह से आप लोग ये सर्जरीज कर रहे होंगे, अभी भी जो पेशेंट्स आएंगे उनको कुछ पे करना पड़ेगा या फिर टोटली ये फ्री होगा, या जो कुछ मुस्तहिक होंगे उनको पे करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको पूरा पे करना पड़ेगा? ये थोड़ा सा समझा दीजिएगा। जी देखिए, अभी ये जो 2.5 लाख की प्राइस थी इस पर अभी तक कर रहे थे, ये भी एक सब्सिडाइज्ड प्राइस थी। इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ व्हाट द प्राइवेट सेक्टर वाज टेकिंग। तो लेकिन हम ये चाह रहे थे कि लोग इस पे भी उनके लिए देना मुमकिन नहीं है, तो ऐसे नीडी पेशेंट्स को तो हम टोटली कवर करें, इस फैसिलिटी को उन लोगों तक पहुंचाया जाए। तो हमारी कोशिश तो यही है कि जो भी नीडी पेशेंट्स हैं वो वापस ना हो और उनका कोई ना कोई हल निकाला जाए, और चीफ मिनिस्टर के ऐलान के बाद हमारी उम्मीद बहुत बढ़ गई है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बड़ा दाम है जिससे जदीद तरीका इलाज है जिससे आम शख्स जो है, जो गरीब आदमी है, जो मुस्तहिक लोग हैं, अगर उनके लिए कुछ आसानी हो पाती है, क्योंकि बीमारी में सबसे बड़ा मसला यही होता है कि अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है इलाज की। लोग तो टेस्ट नहीं करवा पा रहे होते हैं जो डॉक्टर्स लिख के देते हैं। हमजा, अफोर्डेबिलिटी के अलावा अगर हम बात करें जिस तरह से अगर दिमाग की सर्जरी के हवाले से बहुत सारी जिस तरह से सर्जरीज होती हैं, अच्छा कुछ लोग जो होते हैं वो सही तरह से सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं ना, कुछ काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये गैमा नाइफ एक टेक्नोलॉजी है और ये मुतारिफ कराई गई है, तो ये यकीनन काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है उस लिहाज से कि वो बगैर दर्द के और एक ही दिन में इसका वो हो जाती है सर्जरी भी। हाँ, इसकी एक्यूरेसी के हवाले से भी जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये सेफेस्ट है और एक्यूरेट है और ये बेहतर तरीका इलाज है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन लोगों के लिए अफोर्डेबल होना बहुत बड़ा मसला है, और अगर सिंध गवर्नमेंट इसके लिए एफर्ट्स कर रही है तो अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। और दाद की मुस्तहिक है, क्योंकि दिमागी मसाइल जब देखते हैं ना कि इकरा लोगों की सर्जरी की तरफ आ जाती है ना मामला, तो लोग भागना शुरू कर देते हैं। एक तो मसला ये होता है कि लोग वैसे घबरा जाते हैं उससे, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है लोग इतने महंगे इलाज अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो ये रियासत की ही जिम्मेदारी होनी भी चाहिए कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो इलाज के बगैर ही सिस्कियाँ ले के जो है इस दुनिया से रुखसत ना हो जाएं। तो हम आगे बढ़ेंगे, कुछ मौसम की बात कर लेंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों पर असरअंदाज हो रहा है। आज बलाई और वस्ती पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान। अच्छा, इस दौरान बलोचिस्तान की अगर बात करें तो उसकी साहली पट्टी में तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार जो बारिश है वो भी मुतवक्के है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफ़ान की शिद्दत में कमी के बायस कराची में समंदरी तूफ़ान का खतरा भी टल गया। तो कराची में मौसम इस वक्त कैसा है? किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं, किरण से जानते हैं। जी किरण, कराची का मौसम कैसा है इस वक्त? जी बिल्कुल, कराची का इस वक्त मौसम जो है वो खुशगवार है। काली खटाऊ ने शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है, और जैसा कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जो है वो हो सकती है। गोया के मूसलाधार बारिश की पेशगोई तो नहीं की गई, लेकिन हल्की और जो दरमियाने दर्जे की बारिश है वो ज़रूर हो सकती है। लोग मौसम को इंजॉय बहुत कर रहे हैं, और जहाँ तक तूफ़ान का ख़तरा था, क्योंकि तूफ़ान ने जो शाहीन तूफ़ान बहिरा अरब में बना था उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। जब उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की तो वो कराची से दूर चला गया, जिसकी वजह से जो तूफ़ानी बारिशों का खदशा था कराची में गुज़श्ता रोज़ का, जब वो टला है और मौसम भी बहुत हसीन था, तो लोगों ने बड़ा इंजॉय किया इसको, क्योंकि एक नफ्सियाती तौर पर भी आप जो है वो टेंशन फ्री हो जाते हैं कि तूफ़ानी बारिशें नहीं होंगी और आप कहीं फंस नहीं जाएंगे। खतरा तो टल गया, लेकिन अगर हम बात करें इंतजामात की, कि इंतजामिया की जानिब से इंतजामात क्या किए गए हैं, और उसके अलावा सूरत हाल क्या है? सड़कों पर पानी तो नहीं खड़ा हुआ है कहीं पर, जिस तरह से कहा जाता है पोश इलाकों में पानी बारिश की वजह से खड़ा था, वो ख़त्म हो गया है?
देखिए, सिंध गवर्नमेंट ने जो रेन इमरजेंसी लगाई थी वो आज के दिन तक जो है उसी तरह बरकरार है। मुख्तलिफ जगहों पे हमने देखा कि मशीनरी पहले ही पहुंचा दी गई थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ रात में नॉर्थ कराची से लेकर जो नागन चौरंगी है, केडीए चौरंगी और हैदरी मार्केट, वहाँ पर नाला जो है वो उबल आया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी रात भर वहाँ पे खड़ा रहे। ताहम इंतज़ामिया, जब मीडिया पे चीज़ें नशर हुई हैं तो उसके बाद इंतज़ामिया भी हरकत में आई और वहाँ से पानी को निकालने की कोशिश की गई है, जबकि बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई है इस बार, लेकिन फिर भी वो नाला जो है वो उबल आया था, जिसकी वजह से पूरा एरिया जो है वो मुतासर हुआ था। हर जगह नाले का पानी जो है वो खड़ा था, जिसके बाद जो है उसको निकाला गया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ मकामात पर अगर हम मेन और मरकज़ी शाहराहों की बात करें तो वो तो क्लियर नज़र आती हैं, लेकिन इस वक्त जो इलाकों की सूरत हाल है, जो गली मोहल्लों की सूरत हाल है, वो बड़ी जो है वो ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे गटर सारे चौक हुए हुए हैं, सिवरेज का निज़ाम ऑलरेडी दरहम बरहम है, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि गटर सारे उबल रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा। तो यहाँ पर यही मुतालबा सिंध गवर्नमेंट से भी लोग कर रहे हैं कि गली और मोहल्लों को, जो इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, उनमें सिवरेज का निज़ाम ठीक कराया जाए, क्योंकि सिवरेज का निज़ाम ठीक ना होने की वजह से बारिश ख़त्म हो जाती है, उसके बाद भी लोग मसाइल का शिकार रहते हैं। जी ठीक है किरण, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर में शाहिद चौधरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे लाहौर का मौसम। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर लाहौर की बात करें तो आज सुबह जो है लाहौर का मौसम बहुत सुहाना हुआ। जो बादल हैं आसमान पर काले स्याह बादल छाए हुए थे, जो कि गरजे भी और बरसे भी, और लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जो है, खासकर नशेबी इलाके, वो ज़ेरे आब भी आ गए। चाइना स्कीम की बात करें, शादबाग की बात करें, जीटी रोड की बात करें, टाउनशिप की बात करें, जौहर टाउन की बात करें, हर जगह जो है हमें पानी ही पानी जो है वो दिखाई दिया। गर्मी का जो जोर था वो मुकम्मल तौर पर जो है वो खत्म हो गया। घुटन ज़दा माहौल जो था वो भी बिल्कुल नहीं रहा, और लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर जो है उन्होंने आज सुबह जो है बहुत ज्यादा एंजॉय किया बारिश को। जहां पर लजीज किस्म के नाश्ते जो हैं वो किए गए, चाय, कॉफी, ऑमलेट, पराठे जो है उसका नाश्ता भी किया गया। और इसके साथ साथ जो दफातर जाने वाले लोग थे, बच्चे स्कूलों में जाने वाले थे, उनको मुश्किलात का सामना जो है वो भी करना पड़ा, क्योंकि बारिश जो है वो सुबह के वक्त होती रही लगातार। जो है तकरीबन 1 से 2 घंटे जो है वो बारिश हुई, जिसकी वजह से चाइना स्कीम, शादबाग के इलाकों में पानी जो है गली मोहल्लों के अंदर और लोगों के घरों के अंदर जो है वो भी दाखिल हुआ, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। इस हवाले से वासा इंतजामिया का कहना है कि तकरीबन 1 से 2 घंटे के बाद मुकम्मल तौर पर पानी जो है उसका निकासी आप जो है उसको बर वक्त जो है कोशिश की जाएगी कि उसको यकीनी बना लिया जाए। तो इस वक्त यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में, नशेबी इलाकों में पानी जो है वो मौजूद है। लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है मौसम अगर लाहौर का अच्छा है उसको एंजॉय करें आप भी, और किरण आप भी कराची का मौसम एंजॉय करें। हम भी स्टूडियो से जब बाहर निकलेंगे तो इस मौसम को एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया कराची से किरण और शाहिद चौधरी लाहौर से भी अपडेट मौसम की सूरत हाल के। लाहौर का मौसम उस वक्त तो बहुत ही अच्छा था, उस वक्त बारिश हो रही थी, हमने उस वक्त जिक्र किया था, लेकिन हाँ चंद मुश्किलात जिनका जिक्र शाहिद ने किया है वो भी बहरहाल हमें देखने में उस वक्त मिली थी। कुछ अब बारिश की मौसम की सूरत हाल के बाद मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जिक्र होना भी ज़रूरी है। जी हाँ जी, मुल्क की मुआशी सूरत हाल की अगर बात करें तो इस वक्त कुछ ज़्यादा मुतासर कुन नहीं है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हालात बेहतर होने की बजाय बदतर होते जा रहे हैं। हमजा आम आदमी के लिए कम अज़ कम जो आम आदमी का जहन कह रहा है, आम आदमी की जेब कह रही है, उसके मुताबिक ये है। लेकिन हुकूमती दावे जो हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। लेकिन आम आदमी कह रहा है कि जब मेरे हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं और मैं महंगाई की चक्की में पिसता चला जा रहा हूँ तो फिर मईशत कैसी बेहतर है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। इन दिनों डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है, हम सब जानते हैं। दरामदात में भी इजाफा जारी है। हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई के जिनने भी अवाम का जीना हराम किया हुआ। बिल्कुल ऐसे वफाकी इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई के अदाद शुमार जो है वो जारी किए हैं, और जिसके मुताबिक सितंबर में महंगाई रवा माली साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई और गुज़श्ता माह में महंगाई की शरह 9.98% रही थी। अच्छा, अब अगस्त की हम बात कर ले ना तो महंगाई की शरह 8.4% थी। तो यानी कि सितंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें इजाफा हुआ है। और हुकूमत की ऐनक लगा के अगर हम देखेंगे तो सब अच्छा ही नज़र आ रहा है। और हुकूमत ने रवा माली साल के लिए सामान और खदमात की बरामदात के लिए 38 अरब डॉलर का हदफ भी मुकर्रर कर दिया। अच्छा, जबकि मुशीर बराए तजारत रज़ाक दाऊद कहते हैं कि माली साल 2022 के लिए बरामदात को 40 अरब डॉलर तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगले बजट में मज़ीद टैरिफ रियलाइजेशन की जाएगी ताकि किसानों समेत मुख्तलिफ सनतों को सहूलत फराहम की जा सके। हाँ जी, और पाकिस्तान ने माली साल 2021 में तकरीबन 27 अरब डॉलर की बरामदात रिकॉर्ड की थी, जो पिछले साल के मुकाबले में
ज़्यादा हैं। हम सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। फ़रहान बुखारी साहब हमारे साथ हैं। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब का कहना है कि रवा माली साल का जो दौरान $38 अरब का जो एक्सपोर्ट टारगेट है उसको हासिल कर लिया जाएगा। आप समझ रहे हैं कि अचीवेबल है, हासिल कर लिया जाएगा, किस हद तक मुमकिन होगा? देखिए, दावे तो माजी में भी कई हुए हैं, कभी वो दावे कामयाब हुए, कभी नाकाम रहे। मुल्क की मईशत के जो इस वक्त हालात हैं उसमें इस वक्त ही कहना कबल वक्त है कि ये हो सकता है कि नहीं। ये ज़रूर है कि जिस तरह रुपए की कदर रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है और आगे भी ये तवक्को है कि रुपए की कदर मज़ीद कम होगी, उससे हो सकता है कि मुल्की बरामदात में इजाफ़ा हो, क्योंकि दुनिया की मंडियों में, बैनुल-अक़वामी मंडियों में पाकिस्तान की बरामदात कीमतन बेहतर तस्वर की जाएंगी। लेकिन मईशत का सिर्फ ये एक पहलू तो नहीं है। आम बावर यही किया जाता है कि लोगों की अपनी जो ज़ाती मईशत है या ज़ाती सूरत हाल है वो दिन ब दिन अबतर से अबतर होती जा रही है, और असल पाकिस्तानी मईशत के लिए चैलेंज तो वो है। अच्छा, बुखारी साहब, कहा जा रहा है ये भी कि कोरोना के बाद अशिया की तलब में इजाफे से आलमी सप्लाई चेन मुतासिर हुई है। आप समझते हैं कि ये वजूहात हमारी एक्सपोर्ट में बन रही हैं? कोरोना से तो बहरहाल सारी दुनिया मुतासर हुई है, लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, ये जो हुकूमत आधा सच बोलती है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि आप तस्वीर का सिर्फ़ और सिर्फ वो पहलू दिखाते हैं जो कि आपको सूट करे, और वो पहलू नहीं दिखाते जो आपको सूट ना करे। अगर बरामदात में, मुल्की बरामदात में इजाफ़ा हो जाता है तो बहरहाल ये अच्छा कदम होगा, लेकिन सवाल तो ये है कि पाकिस्तानी मईशत को जो मसाइल दरपेश हैं उनमें सबसे बड़ा क्या मसला है। और सबसे बड़ा मसला इस वक्त आम लोगों की अबतरी है, यानी दिन ब दिन उनकी हालत ज़ार में इजाफा हो रहा है। असल चैलेंज तो वो है। ठीक है भाई साहब, पाकिस्तान पर कर्ज़ों का बढ़ता हुआ बोझ भी आपके सामने ही है। सी पैक का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा होता है। ऐसे में सी पैक पाकिस्तान के GDP में कितने फ़ीसद इजाफे का सबब बन सकेगा, ताकि हुकूमती आमदन में इजाफा भी हो सके, सूद की मद में जाने वाली खती रकम से छुटकारा भी हासिल कर सकें? देखिए, सी पैक की मिसाल तो वो है कि दिल्ली हुनूस दूरस्त, अभी तो इसमें काफ़ी अरसा लगेगा, और फिर हालिया महीनों में सी पैक पे ये भी तनकीद हुई है कि सी पैक की रफ्तार में कुछ सुस्ती आई है हुकूमत को, कि ये कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन कई लोग तनकीद कर। अच्छा बुखारी साहब, अगर हम बात करें एक्सपोर्ट सेक्टर में टेक्सटाइल की मसनूआत तकरीबन 60% हिस्सा बनता है। कोरोना के दौरान IT सेक्टर में भी गैर मामूली तरक्की हुई। मुआशी तौर पर खुद कफील होने के लिए पाकिस्तान को किन सेक्टर्स पर खुसूसी आप समझते हैं कि तवज्जो देने की ज़रूरत है अब? जी, टेक्सटाइल्स और IT का आपने ज़िक्र किया, ये यकीनन बहुत अहम सेक्टर हैं, लेकिन मुल्की मईशत के लिए सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा अहम सेक्टर अगर कोई है तो वो ज़राअत का है। वो इसलिए क्योंकि जो अब इस हुकूमत में ख़ास तौर पे जो इनकी इतनी तनकीद होती आई है कि खाने पीने की अशियाए खुर्दनोश, रोज़मर्रा की इस्तेमाल की जो अशिया हैं उनकी कीमत में इजाफ़ा हो रहा है, वो अभी तक हुकूमत उस तनकीद का मौसर और ठोस जवाब नहीं दे पाई है, और इसकी वजह से आम लोगों की ज़िंदगी में परेशानी बढ़ी है। तो जब तक कि आप अपने लोगों की मसाइल ख़ास तौर पे अशियाए खुर्दनोश के हवाले से हल नहीं करेंगे, कैसे कोई ये कह सकेगा कि पाकिस्तान की मईशत एक बेहतर राह पर गामज़न है। रहा मुख्तलिफ सेक्टर्स में बेहतरी का मामला, तो माजी में जिस तरह देखा गया है, खुदा करे कि इस दफ़ा वैसा ना हो, लेकिन माजी में तो हुआ है कि एक ख़ास तबका जो कि तादाद में मुल्की जो पूरी की पूरी मुल्की आबादी है उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है, उन्हें फ़ायदा हुआ है। बाकी आम अवाम-उन-नास को फ़ायदा तो नहीं पहुंचा। आम अवाम-उन-नास के लिए हुकूमत क्या करेगी, दरअसल पाकिस्तान की मईशत को दरपेश ये पाकिस्तान का बरामदात का पोटेंशियल है कितना, आप क्या देख रहे हैं? और अगर हम इससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो क्या किया जाए कि इससे फ़ायदा उठाया जा सके? देखिए, पोटेंशियल के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। मुख्तलिफ़ किस्म के दावे किए जाते हैं, हुकूमत अपने दावे करती है, जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ से दावे मुख्तलिफ आते हैं।
और पोटेंशियल का मामला तो हमने माजी में भी सुना है कि जी कितना पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल आज तक कामयाबी से एक हकीकत में नहीं बदला। दरअसल मईशत के हवाले से कुछ बुनियादी हक़ाइक़ ऐसे हैं जिनको आपको देखने की ज़रूरत है। मसलन कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले और सनअतकार ये कहते हैं कि मुल्क में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो उनकी अखराजात हैं, उनका जो ख़र्च होता है किसी चीज़ को बनाने के लिए, उसमें एक बढ़ता हुआ अंसर बिजली की कीमत का है। और बिजली के बिलों का आपने मामला सुन ही लिया हालिया दिनों में जो हुआ है। फिर दूसरी तरफ एक पहलू तो ये है कि रुपए की कदर कम होने से हो सकता है कि मुल्की बरामदात में इजाफा हो, लेकिन साथ ही साथ फिर जो दरामदात हैं, ख़ास तौर पे ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें इम्पोर्टेड मटेरियल का इस्तेमाल होता है ताकि वो एक फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे मार्केट में लाई जाएं और उनमें से कुछ दरामदात में भी बदलें। वो ज़ाहिर है दरामदात जब आपकी यानी ज़्यादा महंगी होंगी ये रुपए की कदर कम होने की वजह से, तो फिर उसका असर लोगों पे तो आएगा, जो सनअतकार हैं उन पे आएगा, जो कारोबारी तबका है उनके ऊपर भी आएगा। तो ये कोई ऐसी कोई आसान एक ना तो सूरत हाल है, ना कोई हमारे सामने एक जादू की छड़ी है कि वो हुकूमत घुमा रही है और उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम मिल रहा है। ये बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। अच्छा बुखारी साहब, अगर हम बात कर लें महंगी बिजली एक तरफ है, फिर तेल की बढ़ती कीमतें हैं, फिर डॉलर की अगर हम बात करें तो उसकी कदर में तारीखी इजाफा हो रहा है, तो आपको लगता है कि इन सारी सूरत हाल जो मौजूदा सूरत हाल है, हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ दे सकती है? उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि IMF प्रोग्राम की भी बात चल रही है, आने वाले दिन कैसे देख रहे हैं आप? मेरे ख़्याल में अगले चंद महीने और ख़ास तौर पे ये सर्दियों का जो ज़माना है, ये अवाम नास के लिए, आम लोगों के लिए कोई अच्छी शुनीद नहीं लेके आएगा, बल्कि मुश्किलात में इजाफा होगा। अभी एक आध दिन पहले जो तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो उसमें मिट्टी के तेल से लेकर, जो कि लोग अपने चूल्हों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और गाड़ियों तक, और फिर डीज़ल का जो इस्तेमाल होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ये सारे के सारी चीज़ों में प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो ज़ाहिर है इससे फिर जो आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद है, जो कि वैसे ही प्रेशर में आई हुई है, वो क़ुव्वत ख़रीद मज़ीद। साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, आने वाले दिनों में उनको कुछ रिलीफ मिलता हुआ आवाम को नज़र नहीं आ रहा है कि ये सर्दियाँ जो हैं वो कोई इतनी ख़ास कोई अच्छी खबर भी नहीं लेके आ रही हैं। तो हम खैर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब हम कुछ बात करेंगे पंजाब हुकूमत की, जिसने मेहनत कशों के लिए तारीखी कदम उठा लिया है और सूबे के 11 लाख मेहनत कशों को मजदूर कार्ड अब जारी किए जाएंगे। और तकरीब से खिताब किया है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में मज़दूरों का अहम किरदार होता है। हुकूमत पंजाब की तरजीहात में मज़दूरों की फलाह शामिल है। हम महरूम और पिसे हुए तबके का ख्याल रखने को अपना अवलीन फ़र्ज समझते हैं। बिल्कुल ऐसी हमजा। उसके साथ उन्होंने कहा कि मजदूर कार्ड को ATM, डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, अकाउंट और शनाख्ती कोड के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा मजदूर कार्ड जो है वो सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों, सरकारी और पैनल के जो निजी अस्पताल हैं उनमें इलाज के लिए इस्तेमाल भी होगा। और मजदूर कार्ड के ज़रिए कैश बेनिफिट की 11 सहूलतें भी हासिल होंगी। तो ये मजदूर कार्ड एक्चुअली है क्या, इसी पर हम बात करेंगे। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ, मौलमानी सेक्रेटरी इत्तलात है पंजाब के। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर पहले तो बताएं कि मजदूर की डेफिनेशन क्या है और मजदूर कार्ड क्या है? जी वालेकुम अस्सलाम, और मेरी तरफ से आपको भी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। देखिए जी, मजदूर कार्ड बुनियादी तौर पे उन लोगों के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के साथ रजिस्टर्ड हैं, और मैं मजदूर की डेफिनेशन देखे जो पब्लिकली जो लोग लेबर वर्क करते हैं, वो जब तक उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में, वो मजदूर शुमार नहीं होंगे। इसमें जो एक तरीका कार वज़ा किया गया है कि पंजाब एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी का जो इदारा है, उसमें
किसी भी फर्म में, किसी भी इदारे में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कारखाने में अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग वहाँ पर लेबर वर्क करते हैं, हाथ से काम करते हैं या कोई मशीन चलाते हैं, तो वो रजिस्टर करवाते हैं अपने आप को इस इदारे में और वो मजदूर शुमार होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कार्ड बुनियादी तौर पे उन 11 लाख लोगों के लिए है जो पंजाब में रजिस्टर्ड लेबर वर्कर हैं। ठीक है। और बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। आप देख रहे हैं जिस तरह महंगाई ने मामला को बड़ा डिस्टर्ब किया हुआ है, तो ये 11 लाख लोग, अभी आपने अपनी इब्तिदाई में भी फरमा दिया कि 11 सहूलतें ऐसी हैं जो कैश के बेनिफिट्स हैं। ये किसी बेकरी से, किसी स्कूल से, किसी निजी हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से और जो पैनल के हॉस्पिटल्स हैं सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स के अलावा उनसे अपना इलाज भी करवा सकते हैं और 11 कैश सहूलतें भी ले सकते हैं, जिसमें अपना रोजमर्रा की अशिया है, अपने बच्चों की स्कूलिंग है। और इसके साथ साथ बड़ी अहम चीज, इस कार्ड के जो लेबर कार्ड होल्डर होंगे वो अपने आप को एहसास जवान प्रोग्राम में, एहसास रोजगार प्रोग्राम में भी रजिस्टर करवा सकते हैं, वहां भी इनको प्रायोरिटी मिलेगी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन है कि बाकायदा लोग नाम मजदूर का लेते हैं, लोग किसान का नाम लेते हैं, हारी का नाम लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनको उन तक पहुंचने वाला ये पहला बेनिफिट होगा जो कोई भी सूबाई हुकूमत ये मंसूबा लेकर आ रही है। बिल्कुल। कुरैशी साहब ये बताइएगा इसमें रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या होगा? जो आपने कुछ फायदे बताए, इसके अलावा मजीद तो फायदे हमें बताइएगा। और दूसरा ये कि इसका ये कब से लॉन्च हो रहा है? देखिए ये तो बाकायदा एक MOU साइन हो गया बैंक ऑफ पंजाब और लेबर डिपार्टमेंट के दरमियान, और चीफ मिनिस्टर खुद उस तकरीब का हिस्सा थे। और चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की जाती ख्वाहिश पर, जाती प्लानिंग पर, जाती विजन पर ये प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, हम इंशाल्लाह, हमारी कोशिश है कि हम इसी साल के आखिर तक 31 दिसंबर तक पंजाब के जो 11 लाख रजिस्टर्ड लेबर वर्कर हैं उनको ये कार्ड जारी हो जाए। और जहां तक आपने रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार पूछा, तो जैसे मैंने पहले अर्ज की कि पंजाब एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी का जो इदारा है पंजाब में, इसकी रजिस्ट्रेशन वहां पर होती है। यहाँ बतौर इदारा वो तमाम लोग जो किसी फैक्ट्री को, किसी कारखाने को होल्ड करते हैं और वहाँ लेबर काम करती है, ये उनका राइट बनता है कि वो अपनी लेबर को जो सैलरी वो खुद दे रहे हैं उसके अलावा बतौर अपने इदारे को वहाँ रजिस्टर्ड भी करवाएं। और अगर कोई इदारा किसी लेबर वर्कर को रजिस्टर्ड करवाने में उसकी हेल्प नहीं करता, तो वो लेबर वर्कर अपने डॉक्यूमेंट लेकर, अपने जॉब का सर्टिफिकेट या अपनी दीगर जो कवायद हैं वो लेकर उन इदारों में खुद जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकता है। चूंकि रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। अब हमारे बहुत सारी स्कीम्स सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं हो पाती कि जो असल हकदार है उनकी बजाय बहुत सारे और लोग, मैंने खुद एहसास प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन की तो मैंने देखा कि जब गवर्नमेंट लोगों को सपोर्ट कर रही थी, ये बड़ा आम नुक्ता है जी। और मैं आपके देखने वालों से अपील करूंगा, मैं बतौर रुकने असेंबली, चूंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थी एहसास प्रोग्राम की, तो मैंने अपने ऑफिस में बाकायदा एक सिस्टम बनाया, 6 लैपटॉप्स रखे, बच्चों को वहां एंगेज किया और लोगों को रजिस्टर किया ताकि कम पढ़ा लिखा शख्स, खातून या लेबर क्लास के जो लोग हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवा सके। अब बिलीव करें, लोग मोटर बाइक्स पे, लोग 4 व्हील्स पर, लोग 3-3 लाख के मोबाइल हाथ में लेकर तरीकाकार पूछते थे और अपने आप को रजिस्टर करवाते थे। ठीक है नदीम भाई साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लोगों के लिए आसानी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हुकूमत अपना किरदार अदा करे, इंफरादी तौर पर हर शख्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन ये हॉस्पिटल्स का आपने बताया कि ये मजदूरों का कार्ड होगा, सेहत कार्ड भी तो यही कर रहा है, तो इसके अंदर ये सहूलत देने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि आप तो सेहत कार्ड भी साल के आखिर तक सबको देना चाह रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि रियायत मिल रही होगी अगर किसी बेकरी पर जा रहे होंगे, किसी जगह पर जा रहे होंगे, वो बता दीजिएगा कि तमाम बेकरीज इसको एक्सेप्ट कर रही होंगी, ये क्या मैकेनिज्म बनाया जाएगा? वो मजदूर वहां पर जाए और वैसे मजदूर का बेकरी में आपको लगता है कि कोई इतना लिंक रहता है? अच्छा, मैं आपको कर्ज करूं, इसके ड्यूल बेनिफिट्स हैं। हेल्थ की फैसिलिटी तो मिलेगी और हेल्थ कार्ड वाकई हम इंशाल्लाह ताला को, हमारी कोशिश है साल के एंड तक पंजाब के हर घराने को, उसके हेड को या उसके एक फर्द को हेल्थ कार्ड डिलीवर हो जाए, और उस पर काम हो रहा है, बड़ी तेजी से काम हो रहा है। सही है। इसका हेल्थ के साथ साथ आम जिंदगी में भी इसके बेनिफिट्स हैं। जो इसके 11 कैश बेनिफिट्स हैं उसमें एक कंपोनेंट ये बेकरी आइटम है। कोई मतलब जरूरी नहीं है कि बेकरी पे आप और मैं जाके केक परचेज करें, कोई वहां से रस और पापे भी खरीद सकता है, कोई वहां से अपने बच्चों के लिए एग्स भी ले सकता है। इसमें बेकरी नहीं है, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, इसमें कुछ स्कूल्स के साथ एग्रीमेंट हुआ है, इसमें
शूज के साथ एग्रीमेंट है, वहाँ किसी भी जगह जाकर वो अपनी परचेजिंग में उसको डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ साथ ये बतौर एक पिन कोड के भी यूज होगा, आइडेंटिटी कोड के तौर पे भी ये कार्ड यूज होगा। सेकंड, जो हमारा बड़ा मेगा लेवल पे पाकिस्तान लेवल पे जो एहसास प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम नौजवान को हम वहाँ मुख्तलिफ स्कीम्स दी हुई हैं, तो वहाँ इस कार्ड के होल्डर को प्रायोरिटी मिलेगी और उसकी रजिस्ट्रेशन पर उसके अगर कवायफ मेयार के मुताबिक हुए तो उसको वो लोन्स भी मिलेंगे। एक अहम चीज यहाँ पर बता दीजिएगा प्लीज, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार कहती है कि हम सब्सिडी देने की पोजीशन में नहीं है। ये जो रियायतें होंगी ये हुकूमती सब्सिडी होगी या फिर जिन इदारों के साथ हुकूमत इस वक्त कोशिश कर रही है कि उनको साथ मिला लिया जाए, इल्हाक कर लिया जाए, ये बोझ वो लोग उठा रहे होंगे? देखिए मेनली तो गवर्नमेंट कर रही है जिसको। अच्छा मैं आपको एक और चीज अर्ज कर दूं, हम जो रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं, जिसमें खुर्दनी, जिसमें घी है, ऑयल है, खुर्दनी तेल जिसे कहेंगे, जिसमें आटा है, चीनी है, दालें हैं, इस पर गवर्नमेंट बाकायदा फेडरल गवर्नमेंट प्लान कर रही है। अब वो मैकेनिज्म बन रहा है, वो इसी कमिंग वीक में वो अनाउंस हो जाएगा। गवर्नमेंट ने हर सूरत इंटरनेशनली जो महंगाई के असरात हैं और जो पाकिस्तान में भी आम आदमी को जो फेस करने पड़ रहे हैं, गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखी हुई है। ये हर सूरत हम इस बोझ को कम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आम आदमी को इस तकलीफ में और इस महंगाई के इस जिन के सामने। ठीक है कुरैशी साहब, आपने एक और बात की थी कि एहसास प्रोग्राम के हवाले से कि वहाँ पर एक गाड़ी में और एक फ़ोन पकड़े आदमी भी अपना को रजिस्टर करा रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी शफाफियत के हवाले से हम अगर बात करें तो क्या इस मेक श्योर किया जाएगा कि ये जो है कार्ड मजदूर को ही इजरा हो, किसी और को ना हो? देखिए मैं उस रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी अर्ज कर दूं कि जब हम एहसास प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो नादरा ने अपना एक बाकायदा मैकेनिज्म बनाया हुआ था। मैं लोगों के माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। वहाँ उन गाड़ी वालों को या उन लोगों को वो बेनिफिट्स मिले नहीं, लेकिन लोगों में एक ख्वाहिश होती है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी बेनिफिट दे रही है तो हम उससे जरूर हासिल करें। लेकिन शफाफियत को भी तो यकीनी बनाना होगा ना। 100% शफाफियत। ये मैं देखें बार बार लोग कहते हैं जी माजी की बात करते हैं, ये पहली बार हुआ है कि जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स आए हैं उसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। मैं बतौर रुकने असेंबली अपने किसी दोस्त को, किसी अपने सपोर्टर को, किसी अपने वर्कर को सिफारिश से ना तो एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर करवा सकता हूँ और ना मैं उसकी इमदाद कर सकता हूँ। ये तमाम का तमाम मैकेनिज्म अब ऑनलाइन हो गया, लोगों को जो इमदाद भी आ रही है। नदीम भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले से आप बात कर रहे थे, ये जो मजदूर कार्ड है इस हवाले से हमने जानने की थोड़ी सी कोशिश की कि ये कार्ड है क्या और ये साल के आखिर तक मतलब कि ये इम्कान है कि इसका इजरा कर दिया जाएगा और मुख्तलिफ जो फ़ायदे होंगे वो भी हमने आपको बता दिए हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए। बच्चों की एजुकेशन के अंदर रिलैक्सेशन सबसे बड़ा इसका पॉइंट होगा कि अगर मज़दूरों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल के अंदर कोई रिलैक्सेशन मिलती है, जिस तरह से उन्होंने एक स्कूल का नाम भी लिया था नदीम कुरैशी साहब ने, तो ये गेम चेंजर, ये अच्छी बात होगी। अच्छा ये स्टेट का हमजा, ये स्टेट का रोल होता है और ये स्टेट को करना भी चाहिए। ये उसका फ़र्ज़ है कि वो अपने जो अवाम है उसका ख्याल रखे, अवाम के जो हमारे जो बच्चे हैं उनका जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करने के लिए इस किस्म की स्कीम्स जो हैं, इस किस्म के जो फैसिलिटीज़ हैं वो दूसरा जो सेहत कार्ड वाला मामला है वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सेहत कार्ड में ये सहूलतें अस्पताल वाली मौजूद होंगी तो मजदूर कार्ड के अंदर भी इसको शामिल किया गया। तो खैर जब इसका इजरा हो रहा होगा तो चीज़ें कुछ मज़ीद क्लियर होती चली जा रही होंगी। अभी हम आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने सूबाई टीमों के कोचेज़ जो हैं उनकी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्हें मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की उम्मीद ना रखने से आगाह कर दिया। किधर से लोग लेके आएंगे और क्या करना जा रहे हैं ये तो अब समझ लगेगी कि क्या प्लान है इनके पास, और यकीनन प्लान के बगैर कोई काम रमीज़ राजा करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा ने 6 सूबाई टीमों के कोचेज़ और सेलेक्टर्स के साथ वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें सिंध के कोच बासित अली, बलूचिस्तान के कोच फैसल इकबाल, सेंट्रल पंजाब के अब्दुल रज़ाक, खैबर पख्तूनख्वा के अब्दुल रहमान, सदर्न पंजाब के शाहिद अनवर और नॉर्दर्न के एजाज़ अहमद ने शिरकत की और उसके अंदर कुछ ऐसी गुफ्तगू सामने बिल्कुल ऐसी। और ज़रा ये भी कह रहे हैं कि रमीज़ राजा साहब ने उन्हें मुस्तकबिल में किसी किस्म की उम्मीद ना रखने से आगाह करते हुए वाज़ेह कर दिया कि सिलेक्शन और कोचिंग में उनका मुस्तकबिल शायद ना हो, रवायती और पुराना अंदाज अब नहीं चलेगा। और अगर हम बात करें उधर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की मैचेस की बात करें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा 20 क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है जिसमें सदर्न पंजाब और बलूचिस्तान के माबैन 13वां मैच खेला गया। सदर्न पंजाब ने
पहले खेलते हुए 9 विकेट्स के नुकसान पर 174 रन्स बनाए हाँ हम। जी, शुएब मकसूद ने सबसे ज़्यादा जो है 54 रन्स बनाए, नुमाया रहे। शुएब मकसूद ज़रा फॉर्म में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आज़म खान हमें फिर इस मैच में फॉर्म में आते हुए नज़र नहीं आए। खुशदिल के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। बलूचिस्तान ने मैच जीता, दूसरा मैच जो है वो सिंध ने जीत लिया और बारिश हो गई थी। उसके बाद DLS मेथड के थ्रू सिंध फातेह करार पाई है। अच्छा, इसी सारी सूरत पे हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग इमरान। PCB के नए चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने सूबाई टीम्स के कोचेस को पैगाम में कहा है कि जो अच्छा काम करेगा वही रहेगा, बसूरत दीगर जो है वो नहीं तो फिर आप घर जा सकते हैं। और रमीज़ राजा साहब, आप समझते हैं कि जिस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं वो ठीक है, डायरेक्शन सेक्शन सही तरफ है? देखें जी, बहुत शुक्रिया आपका और सुबह बखैर सब देखने वालों को। पॉलिसी जहाँ तक कि वो ठीक काम कर रहे हैं या दुरुस्त काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका तो उनके जब वो फैसले करेंगे और जिन लोगों को वो लगाते हैं या 4 माह में जो उनकी चीज़ें नजर आएंगी, उसके बाद ये इस पर बात ज़्यादा अच्छे अंदाज में होगी कि वो दुरुस्त समत में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन इब्तदाई तौर पर वो जिस अंदाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि ये अंदाज, पहली बात तो ये कि बरकरार रहना चाहिए। इसमें थोड़ी कूच अगर रहती है, थोड़े से मेरिट, इसमें मेरिट रहता है, इसमें आयत है, उनको मद्देनजर रखा जाता है और जो जरूरियात है पाकिस्तान क्रिकेट की उनको मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाते हैं, तो फिर तो ये पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए अच्छा है। जहाँ तक जो आपकी स्टोरी है आज की कि कोचेस को उन्होंने बिल्कुल सुर्ख बत्ती दिखाई है, वो सिर्फ कोचेस के हवाले से नहीं है, वो सिलेक्शन कमेटी के अरकान भी हैं, वो जो सूबाई टीमों के कोचेज हैं, वो बुनियादी तौर पर उन पर न सिर्फ एक कोच की हैसियत से बल्कि एक सेलेक्टर की हैसियत से भी उनका अदम एतमाद है। और ये अदम एतमाद मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जिस तरह से कोचेज को लगाया गया और जिस तरह से उन्हें सिलेक्शन कमेटी का रुकन बनाया गया, ये ना था। आपने पाकिस्तान के हेड कोच को चीफ सेलेक्टर भी बना दिया और फिर आपने उसका खुमियाजा भी दिया, फिर आपने इन कोचेज को सिलेक्शन कमेटी में भी शामिल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको रिव्यू तो करना चाहिए, होना चाहिए। यहाँ पर ताल्लुक ये है कि उनका जो अंदाज़ कोचिंग का अंदाज है वो मुनासिब नहीं है। इस पर भी बहुत सारी डिबेट हो सकती है, क्योंकि ये कोचेस 4 महीने की टीमों के साथ होते हैं, उसके बाद ये कहाँ होते हैं इनका कुछ पता नहीं होता। ये अपने उन प्लेयर्स के साथ जो किसी भी इनके मुतल्लिका रीजन के हैं उनके साथ कहीं भी नज़र नहीं आते हैं। तो इनके ऊपर रिव्यू होना चाहिए और इनके रिव्यू के साथ साथ सबसे पहले तो सिलेक्शन कमेटी और कोचिंग ये अलग अलग होने चाहिए। और उसके साथ लगाना किसको है, आप किस बुनियाद पर उसके बाद कोचेस का इंतखाब करेंगे। आप ना सिर्फ ये जो सूबाई कोचेज हैं बल्कि इनके साथ साथ जो आपके सिटी के कोचेज हैं, सिटी एसोसिएशंस के जो कोचेज हैं, उन सब चीज़ों को रिव्यू करना चाहिए। तो ये बात आप समझ लें, अब सबको ये समझ आ जानी चाहिए कि ये जो इससे पहले की इंतजामिया थी उन्होंने गलत काम तो किया है। उन्होंने अकरबा परवरी की इंतहा की, उन्होंने सिफारिशी कल्चर को पाकिस्तान में रिवायात को फ़रोग़ दिया, उन्होंने मेरिट को वायलेट करते रहे हैं। वो जो लोग हैं उनका रुकते रहे हैं। ठीक है इमरान, ये भी बता दीजिएगा कि ठीक है इनके साथ ये मामला हुआ, पाकिस्तान के पास अगर हम देखें, नज़र दौड़ाएं तो मॉडर्न क्रिकेट को समझने वाले कितने लोग हैं कि जिनको कोचेस लगाया जा सकता है या सिलेक्शन की टीम में शामिल किया जा सकता है, और कितने इतना निचले दर्जे पे जाके काम करने को तैयार होंगे। हमारे अना के भी तो मसाइल हैं। जब हम किसी बड़े खिलाड़ी को कहेंगे कि आप ये काम करें तो शायद वो मानेंगे ही नहीं कि ये काम मैंने तो नहीं करना। 2 पहलू हैं देखें आपके सवाल के कि मॉडर्न कोचेज और उसके बाद लगाया किनको जाए और क्या वो तैयार होंगे या नहीं। सबसे पहली बात यह है कि मॉडर्न क्रिकेट क्या है ये समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में आपको खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच लेता है, वो कहता है जी हम मॉडर्न क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम मॉडर्न क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हमें मॉडर्न क्रिकेट खेलना है। मतलब कौन सी क्रिकेट है जो बाबर आजम खेलते हैं और पाकिस्तान के दीगर खिलाड़ी नहीं खेल सकते? कौन सी क्रिकेट है जो मोहम्मद रिजवान खेलते हैं और पाकिस्तान के दीगर खिलाड़ी नहीं खेल सकते हैं? कौन सी क्रिकेट स्टीव स्मिथ, जो रूट, केन विलियमसन, विराट कोहली, रोहित शर्मा या दुनिया के टॉप प्लेयर्स खेलते हैं और ये नहीं खेल सकते हैं? इन सब एक सबसे मुश्तरक चीज है वो ये है कि इनकी बेसिक्स बहुत अच्छी हैं। मॉडर्न क्रिकेट है कि आपकी क्रिकेट में थोड़ी सी इनोवेशन आई है, तब्दीलियां आई हैं, नए शॉट्स इनोवेट, नए शॉट्स क्रिएट हुए हैं, खेलने के कुछ नए अंदाज आए हैं। लेकिन कोई है जिसकी बेसिक्स अच्छी होंगी वही आगे जाकर काम कर सकता है। देखिए, आपको सीधा खेलना है, आपको ग्राउंड शॉट्स खेलने हैं, आपको कंट्रोल के साथ, आपको अथॉरिटी के साथ खेलना है। तो मॉडर्न क्रिकेट, अगर मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं ना, तो हम अपनी ओल्ड क्रिकेट में चले जाए तो उसमें पाकिस्तान ज्यादा कामयाब था। जब इन ये 2010 की जो दहाई है, 2002 से 2010 तक जितनी पाकिस्तान में क्रिकेट हुई है, पाकिस्तान ने केस करते हुए किए हैं। इसलिए बेसिक्स के ऊपर काम करने की जरूरत है।
ये करें कि हमने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे और कितने बल्लेबाज तैयार, ये सब डॉक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है ना, नदीम खान उनकी टीम, पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने 1.5 साल में इस पर कितना काम किया। अब आप आगे बढ़ जाएं कि आपके पास कितने ऐसे कोचेज हैं, तो आप देखें कि आपने यही तो इंतखाब करना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कोचिंग की सलाहियत रखते हैं। कामयाब क्रिकेटर होने का मतलब ये नहीं है कि आप कामयाब कोच भी हो सकते हैं। आप गेम की समझ कितनी है, शऊर कितना है, आप उसको बिल्कुल ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। अच्छा इमरान, इसके साथ साथ अगर हम बात करें नेशनल T20 के, क्योंकि मैचेस भी जारी हैं और उसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। सुहेब मकसूद की बात कर लेते हैं, कुछ हमें फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, दीगर प्लेयर्स का क्या देख रहे हैं? आज़म की बात कर लें, कुछ खासे परफॉर्म करते दिखाई नहीं दे रहे। देखिए आजम खान के साथ एक बदकिस्मती तो है कि जिस तरह से, एक खुशकिस्मती ये है कि वो जिस तरह से हुए हैं फास्ट ट्रैक, ये खुशकिस्मती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस तरह से उनके ऊपर तनकीद हो रही है, क्योंकि हम भी करते हैं, लेकिन ये जिस हद तक चली गई है ये भी नामुनासिब है। लेकिन जब आप इस तरह से फास्ट ट्रैक होते हैं तो आपको ये चीज़ें देखना पड़ती हैं, इनको बर्दाश्त करना पड़ता है। बासलाहियत तो है, लेकिन अगर मोइन खान साहब और उनके सारे लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं वो उनको सिस्टम में भेज दें और वो 1-2 साल 2-3 साल अगर सिस्टम में रहकर ऊपर आए तो किसी को बात करने का मौका नहीं मिलेगा। जहाँ तक ताल्लुक मकसूद का है, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस वक्त ओपन कर रहे हैं और वही लामहला करेंगे वर्ल्ड कप में भी। क्या काम है ओपन आकर अपनी टीम के लिए खेलना? वो पाकिस्तान की टीम के लिए तो वर्ल्ड कप में ओपन नहीं करेंगे। शादाब खान पर क्यों चेंज कर रहे हैं, क्यों ऊपर नीचे हो रहे हैं? ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त है, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।